क्या यह इसके लिए भी समान है, जूलियन? उसने पूछा, लेकिन एथन द्वारा उसके गालों को चुटकी काटने के कारण उसके शब्द स्पष्ट सुनाई दिए। जूलियन मेरे साथ पला बड़ा है। भले ही वह अनाथ है, लेकिन वह मेरा मुंह बोला भाई है, एथन ने कहा। आवाज में गर्माहट के साथ कोमलता आ रही है। ईवा चौंक गई, लेकिन उसने सिर हिलाया और वापस उसकी बाहों में समा गई। उसने कुछ नहीं पूछा। उसके परिवार के बारे में कुछ और बातें सुनकर वह हैरान रह गया और खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। क्या आप यह नहीं जानना चाहते कि उन लोगों के साथ मेरे संबंध इतने खराब क्यों हैं? हालांकि वह मैं पुराने घावों को कुरेना बिल्कुल नहीं चाहता था। क्या आप मुझे अभी बताना चाहते हैं? ईवा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। ईथन गूंगा हो गया और ईवा ने शांत भाव से सिर हिलाया। जब आप मुझे बताने के लिए तैयार हो, तो मैं सुनने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। ईथन उसकी गंभीर मुद्रा से मंत्रमुग्ध हो गया था, लेकिन उसकी अगली हरकत से यह आकर्षण क्षणिक ही रहा। सवाल। ईवा थोड़ी सीधी खड़ी हुई और उसकी निगाहें जूलियन को ढूंढने के लिए इधर-उधर घूमने लगी। यह देखकर कि वह बाहर था, पास आने पर वह थोड़ी शांत हुई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उससे हटी, जूलियन उत्सुकता से उसके करीब आ गया। उसके संदिग्ध व्यवहार से वह उत्सुक हो गया। उसने एथन की ओर मुड़कर अपनी आंखों में छिपी जिज्ञासा को छिपाने के लिए गला साफ किया। आप करवा चुके हैं जूलियन के लिए भाईचारे के प्यार के अलावा अन्य भावनाएं। तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा रहस्य सुरक्षित है? शब्दों के बीच एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो जूलियन जमीन पर औंधा पड़ा हुआ था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ईथन उसकी बातों से अवाक रह गया। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे और घृणा से उसका चेहरा बिगड़ गया था। मैंने उसके और जूलियन के बारे में एक साथ सोचा। से लड़ाई की, राक्षस पर हर वार के साथ वह उसे पलट देता था, त्वचा से चांदी तक। अपने शरीर का अधिकांश भाग चांदी में परिवर्तित देखकर कैरियन मुस्कुराया और उसकी ओर बढ़ा। राक्षस शांति से। हॉलो ने अपना एक तन किंबोर फेंका, लेकिन वही जम गया। अपने शरीर पर नियंत्रण रखने में असमर्थ था। वह जोर से चीखा और अपने अंगों को आगे की ओर उछालने की पूरी कोशिश करने लगा। कैरियन राक्षस की त्वचा को चांदी में बदलने का काम सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं कर रहा था, वह धातु का उपयोग कर रहा था इसके शरीर को नियंत्रित करे। अपनी चांदी की छड़ी को झट से घुमाते हुए उसने राक्षस पर जोरदार प्रहार किया और उसे चीखने पर मजबूर कर दिया। जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी चीखों का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंदी के दिमाग को विचलित करने की कोशिश कर रहा था। कैरियन रुक गया। उसकी आंखों के चारों ओर काले घेरे पड़ गए थे और उसके कानों और नाक से खून बह रहा था। अपने होठों को सटाते हुए ध्यान केंद्रित रखते हुए उसने जल्दी से उसकी त्वचा में मौजूद चांदी को नियंत्रित किया और उसकी मदद से उसे फैलाया, संपर्क के रूप में चिपकाएं। हॉलो को अपनी मृत्यु निकट महसूस हुई और उसने अपने साथी से अपनी रक्षा करने के लिए चीख मारी, लेकिन दुर्भाग्यवश रेड और अन्य लोगों ने इसे पूरी तरह से घेर लिया था, जिससे किसी भी तरह की संभावना खत्म हो गई थी। यह मुख्य शरीर की मदद करता है। सेलेना ने देखा कि राक्षस एक चांदी की मूर्ति में बदल गया, जिसके चेहरे पर अभी भी दहाड़ का भाव था। अभिव्यक्ति। थकावट से चूर होकर कैरियन लड़खड़ा गया। उसने राक्षस को ठोस रूप देने के लिए बहुत अधिक शक्ति खर्च कर दी थी। दीवार का सहारा लेते हुए वह राक्षस के करीब पहुंचा। उसने उसकी त्वचा को छुआ, जिससे उसे मजबूर होना पड़ा। इसकी चांदी से लेपित गर्दन निचोड़े हुए कपड़े की तरह मुड़ जाती है। सेलेना कांप उठी। उसके कार्यों को देखकर उसका दिमाग अचानक वास्तविकता में लौट आया। खुद की कल्पना करते हुए राक्षस की जगह पर वह कांपते हुए खुद को गले लगा लिया। कैरियन ने राक्षस को वापस सामान्य रूप में बदल दिया, उसे आखिरी प्रयास करने का मौका भी नहीं दिया। हिलना। उसने छड़ी को उसकी गर्दन पर जोर से घुमाया। टकराना। राक्षस के छटपटाने से पहले उसकी कटी हुई गर्दन से काला चिपचिपा खून तेजी से बहने लगा। बह रहा है। दूसरे हॉलो का मुख्य शरीर नष्ट होते ही वह हवा में गायब हो गया। मृत राक्षस से एक प्रकाश कैरियन में प्रवाहित हुआ, जिससे उसकी कुछ क्षीण हो चुकी शक्ति बहाल हो गई। उसने राहत की सांस ली। उसे अपनी शक्ति में वृद्धि का एहसास तो हुआ, लेकिन इतनी नहीं कि वह बाधा को तोड़ सके। जिस स्थान पर कभी वह राक्षस था, अब वहां एक सफेद जेड पत्थर का कंकाल और एक अंतरिक्ष थैली खड़ी थी। कैरियन ने गिरी हुई वस्तु को उठा लिया। यह हथियार बनाने के लिए उपयोगी थी। एक काला पोर्टल बन गया। अगर कोई ध्यान न दे तो शायद उसे इसका पता ही न चले। कैरियन, मुझे तुरंत पता चल गया कि कालकोठरी में एक और प्राणी उत्पन्न हो रहा है, हालांकि यह सामान्य से थोड़ा धीमा है। उसे यहां लाओ, कैरियन ने निर्देश दिया और दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने सेलेना को कंधे से पकड़ लिया और उसे घसीटकर खड़ा किया। मैं चल सकती हूं, सेलेना ने डर से दांत किटकिटाते हुए कहा। उन्होंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और उसे घसीटकर कैरियन ले जाया गया। कैरियन ने काले खून से लथपथ अपनी छड़ी से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। अब यह देखने का समय है कि क्या आपका यह अंगूठी उतनी ही उपयोगी है जितना आपने दावा किया था। सड़न की दुर्गंध उसकी नाक में घुस गई, जिससे उसे उल्टी आने लगी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। खून के साथ अपनी ठुड्डी पर दाग लगाते हुए वह भावहीन होकर आगे बढ़ी। जैसे जैसे सेलेना घूमते हुए पोर्टल के करीब पहुंचती गई, रिंग गर्म होने लगी। वह शांत हो गई। उसने गहरी सांसें ली और अपनी हथेली फैलाई। कैरियन आश्चर्य से भरी आंखों से देखता रहा जब उसके हाथ से सफेद धुंध निकली, पोर्टल पर रेंगते हुए और उसे घेरते हुए। कुछ सेकंड बीत गए और रोशनी गायब हो गई। साफ जमीन देखकर सब लोग दंग रह गए। कालकोठरी में किसी राक्षस को मारने से अक्सर अंतहीन रूप से और अधिक राक्षस पैदा होते रहते थे, भारी संख्या। जब तक आप राक्षस के दोबारा प्रकट होने से पहले भाग नहीं जाते, तब तक आप एक अंतहीन लड़ाई में फंसे रहेंगे। में सबसे बुरी स्थिति में एक भयानक लहर उनकी संख्या दोगुनी हो जाती है, जिससे आपका भाग्य तय हो जाता है। सौभाग्यवश कालकोठरी में चेतना जागृत हुई और उसने ऐसे राक्षस बनाए जो हमला करते हैं। हमलावरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती है। 10 मिनट का समय उन्हें भागने के लिए काफी होता है। उच्च श्रेणी के राक्षस जो मूल्यवान वस्तुएं देते हैं, वे उपयुक्त नहीं थे। इससे पहले कि आप कर सके अपनी चोट के साथ उसके फर्श से बाहर निकलो, तभी एक और बच्चा पैदा हो चुका था। आप अपना हाथ थोड़ी देर और रखेंगे। आपने इस बारे में किसे बताया है? कैरियन ने पूछा जैसे ही वह उसके बगल में रुक गया। उसके शब्दों से सेलेना का दिल हल्का हो गया। राहत से उसके पैर लड़खड़ा गए, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। उसे देखते ही एनएन कोई नहीं। यह अंगूठी मुझसे इस कदर जुड़ गई है कि मैं इसे उतार नहीं सकती।
सेलेना को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। उसके कांपते होंठ। उसे उम्मीद थी कि वह उसकी बात समझ गया होगा और उसे जान से मारने की कोशिश नहीं करेगा। अंगूठी। कैडियन ने अपमानित महसूस करते हुए भौहें चढ़ाई। किसी और की चीज लेना उसके बस की बात नहीं थी, इसके स्वामी की अनुमति के बिना। यह बुनियादी शिष्टाचार है। अगर वह वाकई वही दरिंदा था जैसा उसने कल्पना की थी तो उसके हाथ अब तक उसके हाथों में होते। देखने का कमरा। अगर वह वाकई वही दरिंदा था जैसा उसने कल्पना की थी तो उसके हाथ अब तक उसके हाथों में होते। देखने का कमरा। चलिए कालकोठरी की चुनौती में चलते हैं। कैडियन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपने आदमियों से कहा, उनका इलाज करो। घाव। उसके पास से जाते समय उसने उसे आदेश दिया, लेकिन जाने से पहले उसने उसके हाथों को खेत भरी नजर से देखा। सेलेना अकड़ गई और जल्दी से अपने हाथों को उसकी नजरों से छिपा लिया। रेड और बाकी लोगों को ठीक करने के बाद वह चुपचाप उनके पीछे पीछे चली और उस जगह की ओर बढ़ गई जहां उन्होंने एक हवा में तैरता हुआ वार्प गेट देखा था। द्वार पर पहुंचकर सेलेना को यह संदेह था कि क्या वार्प गेट और कालकोठरी परीक्षण एक ही थे। लेकिन कैडियन को आत्मविश्वास से अंदर आते देख वह भी अंदर चली गई। ये पत्र शहर के अन्य कुलीन परिवारों तक पहुंचे और उन्होंने एक पल भी बर्बाद किए बिना तुरंत भेज दिए। उन्होंने अपने आदमियों को अपने शहरों के झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों की ओर भेजा। जब आप विद्रोह शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे गरीब क्षेत्रों में एक चिंगारी जलानी होगी जो वे जीवन के प्रति लालची हैं और इसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वहां अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग मौजूद हैं। वे लोग भी हैं जो अपनी वर्तमान स्थिति के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं और जो लोग इस धरती पर अपने अस्तित्व की पहचान के रूप में जीवित रहना चाहते हैं। लोगों ने दूसरों को पैसे देकर यह खबर अपने बीच फैलाने को कहा। मेरे प्रभु, क्या आप जो कह रहे हैं वह सच है? क्या हम मरने वाले हैं? क्या सांसों को बहा ले जाना बंद हो जाएगा? कार्यरत। पैसे लेते समय खुशामद भरी मुस्कान लिए वह अस्त व्यस्त सा दिखने वाला आदमी अब जब उसे उस खबर के बारे में बताया गया जिसे उसे फैलाना था तो उसने भय से भरी आवाज में पूछा। उन्हें लगा था कि यह एक आसान काम है, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि वे सब मर जाएंगे। उनकी आंखों में चमक आ गई। उस व्यक्ति की खामोशी पर तीव्र प्रकाश पड़ रहा था। तो ये सच है। यह विचार उसके मन में गूंज उठा और उसने थैली को कसकर पकड़ लिया। के साथ उसने सिर हिलाया, एक गली में मुड़ गया और अंधेरे में उसकी आकृति गायब हो गई। ये खबरें पूरे शहर में दोहराई गई। जो लोग खबर फैलाने के लिए पैसे लेते थे वे सबसे पहले गए। उनके गिरोहों को यह खबर बतानी थी ताकि वे तैयारी कर सकें। ये जानते हुए कि रक्तपात अपरिहार्य है, कुछ लोगों ने अराजकता में अमीरों को लूटने की साजिश रची। कम से कम मृत्यु उन्हें अपने शिकंजे में लेने से पहले वे सुख सुविधाओं में जीवन व्यतीत करेंगे। शहर की सतह के नीचे एक तनावपूर्ण अंतर्धारा गूंज रही थी जो इसे झूठी शांति में छिपा रही थी। वैज्ञानिकों के संघ ने शीर्ष पर पहुंचने वालों के लिए उपयुक्त सूट बनाने के लिए अथक प्रयास किया। स्टोन की आंखें लाल थीं जब उन्होंने कनिष्ठ वैज्ञानिक को बताया कि क्या करना है और क्यों करना है। ब्रेथफोर्ज पर भी शोध कर रहे हैं। हमें इसे तुरंत पूरा करना होगा। साथ ही अपने भतीजों से मिले और उन्हें बताएं कि मैडम ग्रेस उन तीनों को उनके जानवरों के साथ देखना चाहती हैं। डीन ने एक नजर डालते हुए कहा, स्टोन के थोड़े खुले दरवाजे से होकर। मैं कल जाऊंगा। अभी मैं देखना चाहता हूं कि क्या जहरीली हवा को परिवर्तित किया जा सकता है। उन लोगों को पौधों में सफाई करने के गुण होते हैं। ये बहुत जोखिम भरा हो सकता है। स्टोन ने अपना काम जारी रखा। वह बुदबुदा रहा था, ये भूलकर कि वह डीन से बात कर रहा था। डीन ने सिर हिलाया और दरवाजा सावधानी से बंद करते हुए चला गया। स्टोन के पास पहले से ही बहुत काम था। थाली। सर्वश्रेष्ठ लोगों में से एक होने के नाते उन्होंने हर महत्वपूर्ण परियोजना की देखरेख की। वह केवल उनकी कड़ी मेहनत की उम्मीद कर सकता था। एक दिन उन्हें फिर से जमीन के ऊपर रहने की अनुमति मिल जाएगी। अध्याय 82 सती परियोजना। ईवा तौलिए में लिपटी हुई दर्पण के सामने खड़ी थी। उसने उसे नीचे खींचा और मुड़ गई। उसकी पीठ पर बने टैटू की जांच करो। उसने राहत की सांस ली। कुछ भी नहीं बदला था। टैटू अब भी नीली लहरों वाले पानी जैसा दिखता था। बूंदें। ये शक्ति आखिर काम कैसे करती है? ईवा सोच में डूबी हुई खुद से बुदबुदाई। उसने याद किया जिस समय वह रोई उसके ऊपर बादल छा गए। ये सही नहीं है। ऐसा हर बार रोने पर नहीं होता था। तो मैं इसे कैसे बुलाऊं? फिर से बादल। ईवा के दिमाग में तरह तरह के विचार दौड़ रहे थे जब वह अपनी पीठ पर बने टैटू को सहला रही थी। ईवा के मन में एक विचार कौंध गया। उसने खुद को चुटकी काटी, आंसू बहाने की कोशिश की, लेकिन बस कुछ ही आंसू निकले। उसकी गालों से आंसू की बूंदें बह निकली। उसने ऊपर देखा लेकिन उसे कोई बादल नहीं दिखा और उसने निराशा भरी आंख के साथ कुछ बुदबुदाया। वह काम नहीं किया। ईवा ने सोचा कि शायद उसके आंसू काफी नहीं थे, शायद एक जोरदार विलाप ही काफी होता। किसी दुखद बात के बारे में सोचो। मांस, सुंदरता और उनके बिना कल्पना करना। इन विचारों के साथ ही उसके मन में अपने सड़ते हुए शरीर, अपनी अकड़ी हुई हड्डियों और अपने भूखा पेट। उसका अंधकार में भविष्य उसकी आंखों के सामने कौंध गया। एथन और जूलियन को फिर कभी ना देख पाने का ख्याल ही मुझे रुला देता है। इससे उसका दिल दर्द से सिकुड़ गया। इससे पहले कि उसकी भावनाएं उस पर पूरी तरह हावी हो पाती। महोदया, खाना तैयार है। ब्लेन की आवाज दरवाजे के बाहर से कमरे में गूंज उठी और उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला। ईवा अचानक वास्तविकता में लौट आए। उसने अपने गालों को छुआ और अपनी गीली हथेली को हैरानी से देखती रही। उसे उस बेबसी और अकेलेपन से नफरत थी जिसने उसे जकड़ लिया था। अपना सिर हिलाते हुए वह उन भावनाओं को दूर करने की कोशिश की। मैं असल दुनिया में पहले ही मर चुका हूं। अब अकेले और भूखे रहने की स्थिति में वापस जाना संभव नहीं है। यही मेरी नई वास्तविकता है और इसे बनाए रखने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगी। उसने ये शब्द बुदबुदाए। उसके दिल में शब्द थे। उसकी भावनाएं ठंडी हवा की तरह शांत हो गईं। उसने ऊपर देखा और आसमान अभी भी बादलों से साफ था। उसने घृणा से अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, तस्क, ये किसके लिए नखरे दिखा रही है? उसने चिढ़कर कहा, जल्दी से अपने कपड़े पहने और चली गई। उसका कमरा।
मांस का आखिरी टुकड़ा खत्म करने के बाद ईवा अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई और अपने पूरे पेट को सहलाने लगी, संतुष्ट मुस्कान के साथ पेट। ईथन ने गौर किया कि मांस खत्म हो जाने के बावजूद उसकी प्लेट में सब्जियां अभी भी बची हुई थी। पत्नी, तुम्हें भी इन्हें खाना होगा, ईथन ने गंभीर भाव से कहा। उसने अपनी प्लेट की ओर इशारा किया। ईवा ने अपनी प्लेट की ओर देखा, उन हरी पत्तियों को देखकर उसका चेहरा सिकुड़ गया। मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है और खाओगे तो फट जाएगा, उसने आंखें झपकाते हुए शिकायत की। उसे लगा कि वह उसे शरारती निगाहों से देख रहा है। खांसी। जूलियन उसके चेहरे के भाव देखकर पानी पीते पीते अटक गया, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें। एथन। उसकी खांसी ने उनका ध्यान आकर्षित किया और वे शर्म से लाल हुए जूलियन की ओर मुड़ गए। ईवा ने धक्का दिया, उसने पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाया और उसे पीने का इशारा किया, लेकिन तभी रुक गई जब उसने देखा कि वह उसके पास पहले से ही एक था। जूलियन की खांसी ठीक हो गई। उसने अस्पष्ट भाव से ईवा को घूरा, उसके होंठ खुले हुए थे। इससे पहले कि वह बेहतर ढंग से सोच पाता और चुप रहता, उसने ये फैसला लिया। उसकी सुन्न पड़ी जांघें इस बात का सबूत थी कि जब वह गुस्सा होती थी तो क्या होता था। उसकी तीखी निगाहों को देखकर ईवा ने अपना चेहरा थपथपा लिया। क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? उसने महसूस किया, उसकी आंखों के आसपास नाक का मैल ढूंढने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिला। मन ही मन उसने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही भौहें भी चढ़ा ली, क्योंकि उसे लग रहा था कि जूलियन अजीब व्यवहार कर रहा है। यह क्या है? उसकी भौहें उठी हुई थी और वह उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। ईथन ने ईवा के कंधों के ऊपर से जूलियन को देखा और जूलियन ने अपनी भावनाओं को काबू में रखने की पूरी कोशिश की। उसे चिढ़ाओ। कुछ नहीं। जूलियन को बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सका और आगे बढ़ता रहा। वह इसे छोड़ना नहीं चाहता था। यह एक बेहतरीन अवसर है। प्यारी ईवा, तुम बहुत खूबसूरत हो। अपनी पलकें मत झपकाओ, मेरा दिल इसे सहन नहीं कर सकता। उसने यथासंभव विनम्र तरीके से बात की, क्योंकि उसे अंतिम क्षण में उसके गुस्से का डर था। ईथन ने उसकी बातों पर अपना चेहरा ढक लिया और संदेह से अपनी कुर्सी को उससे थोड़ा दूर खिसका लिया। मुझे आश्चर्य होता है कि जूलियन हमेशा मौत को क्यों गले लगाता था। ईवा ने तिरछी आंखों से जूलियन को देखा, उसे लगा जैसे उसकी तारीफ की जा रही हो और एक ही समय में नहीं। मैंने अपनी पलकें कब झपकाई? रुको, जब उसने अपने बारे में सोचा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी सब्जियां न खाने का प्रयास करें। ईवा उलझन में थी, क्या यह उन किताबों में नहीं लिखा था? उन किताबों में एक नायिका की एक नजर और पलक झपकाने से ही पुरुष उसकी मनचाही चीजें कर सकते थे। मेरी मोहक निगाहों से आपके दिल की धड़कनें तेज हो गई, है ना? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ एथन की ओर देखा और एथन ने अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध जाकर सिर हिलाया। जूलियन की बारी आने पर, हाँ, ओह, तुम इतनी मोहक थी कि मुझे पानी पीते पीते ही खांसी आ गई। वह उसने पूरी गंभीरता से जवाब दिया, उसके होंठ फड़क रहे थे, वह उस पर अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था। प्यारा भाव। जिन लोगों को उन्होंने बहकाने की कोशिश की, उनसे किसने पूछा कि क्या यह तरीका कारगर साबित हुआ? यह तो सारे प्रलोभन से कहीं बेहतर है। खेल। यह सवाल पूछने की हिम्मत सिर्फ ईवा में ही थी। जूलियन को हमेशा ऐसा लगता है कि उसे कुछ सामान्य ज्ञान की जानकारी नहीं है। ईवा को उसकी बातों से चिढ़ महसूस हुई, उसके लहजे में व्यंग्य की झलक थी, उसकी आंखें अंधेरा छा गया। जूलियन को खतरे का आभास हुआ और उसने तुरंत अपनी सीट से उठकर उसे चेतावनी दी। उस निगाह ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। उसने तिरछी नजरों से देखा कि एथन भोजन कक्ष से चुपचाप दूर जा रहा है। मेज। क्या कहा आपने? इसे दोबारा दोहराएं। ईवा ने दांत पीसते हुए मुश्किल से कहा, अंदर ही अंदर वह चाहती थी कि जमीन फट जाए और उसे पूरा निगल जाए। हे भगवान, ये तो बहुत ही अद्भुत है। शर्मिंदा करने वाला। जूलियन ने टेलीपोर्ट किया, झटपट एक चुंबन लिया और फिर सीढ़ियों पर दोबारा प्रकट हो गया। मेरी पत्नी है सुंदर। उसकी आवाज हवेली में गूंजती रही और फिर गायब हो गई, ईवा को पीछे छोड़ते हुए। स्तब्ध आकृति। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ईवा का दिमाग एकदम खाली हो गया। डॉट डॉट डॉट। जब ईवा और बाकी लोग शांतिपूर्ण माहौल में रह रहे थे, तभी पहला हमला हुआ। हताश समूहों ने गठबंधन बनाए और रेस्तरां पर छापे मारने शुरू कर दिए। मुझे मत मारो। रसोई में बस इतना ही है, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं छिपाया। मनुष्य उसकी गर्दन पर चाकू से वार किए जाने से उसकी बातचीत बीच में ही रुक गई। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं और खून में डूबते हुए वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। वह हत्यारे और उसके साथी ने स्तब्ध होकर मृत व्यक्ति की ओर देखा। धीरे धीरे उन्हें सच्चाई का एहसास होने लगा। उन्हें वे सब मरने ही वाले थे, तो क्यों न पेट भरकर मरे और जो मन करे वो करे। वे चाहते थे। खून उनके पैरों तक फैल गया। उनकी रगों में उत्साह की लहर दौड़ गई। अंधेरा छा गया। उनके आसपास मौजूद लोग उनके बढ़ते पागलपन को और बढ़ा रहे थे। भूमिगत शहरों के चारों ओर अपराध हुए, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़ती गई, एक बिल्कुल नए स्तर पर। वेल ऑर्डर बढ़ती हुई अपराधों को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था और पूरी तरह से विफल हो चुका था, लेकिन यह संभव नहीं था। असंभव। दूसरों को इतनी आसानी से बच निकलते देख और भी लोगों ने अपनी नैतिकता को दरकिनार कर दिया और शामिल हुए। उनके लिए मृत्यु अपरिहार्य थी। उन्होंने बिजली लौटने का इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। घटित ब्रेथफोर्ज की विफलता की खबर ने उन्हें कगार पर धकेल दिया। ग्रेस और अन्य प्रशासनिक प्रमुखों को इस खबर की जानकारी दी गई, जिससे वे चौंक गए। रक्षक। ग्रेस ने आपातकालीन बैठक बुलाई, उसके दिल में डर बैठ गया था। यह बस इतना ही था शुरुआत। अब उसे हालात बेकाबू होने से पहले तेजी से कार्रवाई करनी थी। मुझे सतह परियोजना के बारे में सभी को सूचित करना होगा। खुद से कुछ बुदबुदाते हुए वह ट्रेन में चढ़ गई। बस में सवार वह महिला इस बात से अनभिज्ञ थी कि अंधेरे में छिपी हुई एक घातक निगाहें उसे घूर रही है। अध्याय 83, प्रतिभूतियां कहां हैं? ग्रेस गाड़ी चला रही थी। वह अपने विचारों में इतनी डूबी हुई थी कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि गाड़ी में धीरे धीरे पेट्रोल भर रहा है, जब तक वह उसे अंदर नहीं ले चुकी थी।
जैसे जैसे समय बीतता गया, ग्रेस को अपनी मांसपेशियों में कमजोरी और धुंधली दृष्टि का अनुभव होने लगा। ये स्पष्ट संकेत थे कि कुछ तो बहुत गलत था। उसने अपना सिर हिलाकर अपनी दृष्टि को स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति और भी खराब हो गई। बस इधर उधर लहरा रही थी खतरनाक तरीके से, जिससे पता चला कि ड्राइवर ने स्टीयरिंग पर नियंत्रण खो दिया था। ब्रेक खराब देखकर ग्रेस ने भौहें चढ़ा ली, उसकी आंखों में क्रोध झलक रहा था, ये जानते हुए कि उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। कौन था? मुझे नशा कब दिया गया था? वो मन ही मन सोच रही थी और साथ ही साथ ऊर्जा अवशोषित करके अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसे चक्कर आ रहे थे। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी शक्तियां काम नहीं कर रही हैं, तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। बस वे तेजी से आगे बढ़े, क्षतिग्रस्त रेस्तरां और टूटी हुई दुकानों के पास से दौड़ते हुए। अगर वह समय पर कार नहीं रोकती तो ये किसी इमारत से टकरा जाती। ग्रेस ने उसे काट लिया, जागते रहने के लिए उसके होंठ कांप रहे थे, बस को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिए उसके हाथ कांप रहे थे। चीजों में बगल से देखने पर उसने देखा कि सीटों के बीच एक जलती हुई लकड़ी फंसी हुई है और उसका चेहरा बिगड़ गया और उसने तुरंत ड्रग को पहचान लिया। सप्रेसर एक घिनौनी दवा है जो शक्ति का उपयोग करने वाले व्यक्ति की शक्तियों को कमजोर और बाधित करती है। एक बार सांस के जरिए अंदर लेने पर यह शक्ति उपयोगकर्ताओं को कुछ समय के लिए उनकी क्षमताओं से वंचित कर देता है, जिससे वे कमजोर हो जाते हैं और अपने दुश्मनों के इरादों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। इसलिए यह अभी भी कहीं मौजूद है। प्रतिबंध के बाद भी ग्रेस की आवाज लड़खड़ा रही थी, उसके शब्द मुश्किल से ही समझ में आ रहे थे। प्रशासन द्वारा वर्षों पहले इस दवा पर प्रतिबंध लगाने के बाद उसे विश्वास नहीं था कि वह कभी इसका इस्तेमाल कर पाएगी। इसे दोबारा देखा गया और इसका इस्तेमाल उस पर किया गया था। बहुत बढ़िया। उसकी निगाहों में जानलेवा इरादा झलक रहा था और कोने से खून बह रहा था उसके होठों पर, और जिस तरह से उसने उन्हें जोर से काटा था। बस अचानक दूसरी लेन में मुड़ गई और गुफा को काटकर बनाई गई एक विशाल संरचना की ओर तेजी से बढ़ने लगी। पत्थर। सामने खड़ी विशाल इमारत को करीब आते देख ग्रेस का दिल जम गया। दूसरा, क्या मैं मरने वाली हूं? यह विचार उसके मन में कौंध गया, उसकी बच्ची की छवि उसके दिमाग में कौंध गई। यह बात उसके मन में प्रकट हुई और उसने अपना ध्यान फिर से केंद्रित कर लिया। बस के इमारत से टकराने से ठीक पहले आखिरी क्षण में वह बस से कूद गई। तेज रफ्तार बस। वह दर्द से कराहते हुए लुढ़की, क्योंकि उसकी त्वचा जमीन पर रगड़ खाने से फट गई थी। एक घिनौनी दरार आवाज गूंजी और तेज दर्द उसके शरीर में फैल गया। वह लुढ़कते हुए रुक गई, उसके माथे से खून रिस रहा था जो उसके चेहरे पर फैल रहा था। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी उसकी कुचली हुई कार, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए। अंधेरा छा गया। डॉट 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 डॉट। प्रशासक ग्रेस के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें अजीब लग रहा था कि वह क्यों नहीं आ रही थी। समय सामान्य रूप से सही नहीं था। वह हमेशा सभी बैठकों में समय पर आती थी और आज की बैठक भी बहुत ही समय पर हुई। यह महत्वपूर्ण था, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। डीन, एक और पत्र भेजो, उसे यहां होना चाहिए। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और मेरा पुरुष इसे दबा नहीं सकते। प्रभारी प्रशासक अक्सर घूंघट व्यवस्था का आग्रह करते थे, क्योंकि वह कमरे में इधर उधर टहलने लगा। उसकी निगाहें हर मिनट रेत घड़ी पर टिकी रहती थी। डीन के चेहरे पर हमेशा ही गुस्से का भाव बना रहता था। वह उसे पाने के लिए बहुत बेताब था। वह व्यक्ति जिसने ब्रेथफोज की खबर लीक की। किस बेवकूफ ने यह खबर लीक की? क्या उन्हें अपने कार्यों के परिणामों का पता नहीं था? क्या ये उनकी कार्रवाइयां थी या शहरों में तबाही मचाना उनका अंतिम लक्ष्य था? डीन के विचारों में उस आदमी के शब्दों से बाधा उत्पन्न हुई और उसने भौहें चढ़ा ली, यह महसूस करते हुए कि मैग्नेग्रेस को बहुत ज्यादा समय लग रहा था। रुको, मैं उसके पास एक तेज शक्ति उपयोगकर्ता को भेजता हूं, डीन ने अपनी सीट से उठते हुए कहा। वह तेजी से कमरे से बाहर निकला और लगभग नकाबपोश लोगों से टकरा ही गया। क्षमा मांगना। उसने माफी मांगते हुए बुदबुदाया। वह इस बात में इतना मग्न था कि उसने उनके बारे में ध्यान ही नहीं दिया कि वह कहां जा रहा है। संदिग्ध उपस्थिति। डीन के दूर चले जाने के बाद प्रभारी ने अपने एक आदमी को आग जलाने का इशारा किया। साइलेंसर। उन्होंने सिर हिलाया और उनमें से 5 ने अपनी नाक ढक ली और 5-5 सिगरेट जलाकर उनकी ओर मुंह कर ली। दरवाजे की दरार। 5 मिनट बीत गए और उन्हें जमीन पर एक जोरदार धमाका सुनाई दिया और नेता ने इशारा किया ताकि वे अंदर जा सकें। अंदर प्रशासन के अधिकारी जमीन पर लेटे हुए थे, उनके चेहरे भावहीन थे। एक स्तब्धता। नेता ने अपनी गर्दन पर उंगली फेर दी। बिना किसी झिझक के उसके आदमियों ने अपनी बंदूकें निकाल ली। उन्होंने चाकुओं से प्रशासकों का गला काट दिया और उन्हें निर्मम मौन में मार डाला। फर्श पर खून जमा हो गया था और 50 प्रशासक मृत पड़े थे। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई थी। डीन को इस बात की जानकारी नहीं थी। ये नोट व्यक्तिगत रूप से मैडम ग्रेस को सौंप दें। उसे बताओ कि वह जरूरत है। उसने महिला को निर्देश दिया और साथ ही स्पोर्ट्सवियर पहनते हुए कुछ शब्द लिख लिए, कागज पर लिखे शब्दों का। उसे लिफाफे में डालकर वह उसे एक महिला को देने ही वाला था कि तभी एक चीख सुनाई दी। दूसरी मंजिल से आया था। डीन ने भौहें चढ़ाते हुए सोचा कि वैज्ञानिक कक्ष में इतना शोर कौन मचा रहा है। गिल्ड। क्या होगा यदि वे प्रयोग करने वालों का ध्यान भटका दें और दुर्घटनाएं हो जाएं? डीन ने उस व्यक्ति को चुप कराने के लिए सुरक्षा कर्मियों की तलाश में चारों ओर देखा, तभी अचानक उसने ध्यान दिया। उसने उनमें से किसी की भी आकृति नहीं देखी। क्या चल रहा है? प्रतिभूतियां कहां है? रुकना। डीन ने जूनियर में से एक को पकड़ लिया। वैज्ञानिक उस जगह से तेजी से बाहर भागे जहां से आवाज आई थी। उसने उसके सवाल पर प्रतिक्रिया दी और उस आदमी के कांपते शरीर को देखकर उसने भौहें चढ़ा ली। ऐसे सब मर गए। उस आदमी की आवाज इतनी बुरी तरह कांप रही थी कि डीन उसके शब्दों को समझ नहीं पाया। शांत हो जाओ, वहां क्या हुआ? डीन ने अपने आदमी को शांत करने की कोशिश करते हुए धीरे से पूछा। तंत्रिकाएं। उस व्यक्ति ने गहरी कांपती हुई सांसें ली और इस बार अधिक शांत और स्पष्ट रूप से अपने शब्दों को दोहराया। समय। सर, हमें सुरक्षा कर्मियों के शव ब्रेक रूम में मिले। डीन का दिल बैठ गया। उसके दिमाग में उन नकाबपोश आकृतियों की एक झलक कौंध गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे यह बात समझने में बहुत समय लग गया।
उनका ध्यान सतह परियोजना पर केंद्रित था। वह प्रार्थना करते हुए तीसरी मंजिल की ओर दौड़ा। प्रयोग को न तो नष्ट किया गया, न ही उसमें छेड़छाड़ की गई और न ही वह समाप्त हुआ। वह तीसरी मंजिल पर पहुंच गया, लेकिन वहां से नकाबपोश लोगों के निकलने की आकृतियां उसे दिखाई नहीं दी। एक तेज आवाज के साथ थंडरिंग हार्ट, he pushed the door open, slumping in relief when he saw the suits were in perfect order and Stone's figure hovering over them. सौभाग्य से ये सुरक्षित है। वह लगातार यही बुदबुदाता रहा और स्टोन को उसकी बातों से बीच में ही रुकना पड़ा। सर डीन, आप यहाँ क्यों हैं? कुछ हुआ क्या? स्टोन की निगाहों में प्रश्न थे। उसने पसीने से तरबतर अपने वरिष्ठ अधिकारी को घूर कर देखा। जल्दी से सारे सूट स्पेस बैग में रख दो, किसी ने सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी है। डीनस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और जमीन से उठकर स्टोन से उन्हें जल्दी से दूर रखने का आग्रह किया। खाली कमरा देखकर डीन ने राहत की सांस ली और स्टोन के सवालों का जवाब देने के लिए वहां नहीं रुका। कुछ सवालों के जवाब देने के बाद वह हमले के बारे में दूसरों को सूचित करने के लिए कमरे से बाहर चला गया। स्टोन ने डीन की धुंधली होती पीठ को देखा और काम पर लौटने से पहले कंधे उचका दिए। बस प्यूरीफायर का काम पूरा होना बाकी था। ... इसी बीच डीन मैनुअल लिफ्ट में दाखिल हुआ और कुंडी बंद कर दी। वह इस बात को लेकर असमंजस में था। मृत सुरक्षाकर्मी की घटना। हालात इससे बदतर नहीं हो सकते थे। क्या अब लोग गिल पर भी हमला कर रहे हैं? नहीं, ये असंभव है। डीन ने अपना सिर हिलाया, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे इतनी दूर तक जा सकते हैं। उन लोगों पर हमला करो जो ब्रेथफोर्ड्स की समस्या को हल कर सकते थे। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे, लेकिन वह हमले के पीछे के अपराधी का पता नहीं लगा पा रहा था। वह केवल इतना ही सोच पा रहा था कि आशा है कि मैडम ग्रेस जल्द ही यहां पहुंच जाएंगी। वह लिफ्ट से बाहर निकला और मीटिंग रूम की ओर चल पड़ा। बैठक नजदीक आ रही है। कमरे में घुसते ही उसे खून की तेज दुर्गंध आई और वह भौहें चढ़ाकर बैठ गया। उसका दिल एक धड़कन चूक गया। उसने दरवाजे की दरार से एक लाल रंग का तरल पदार्थ रिसता हुआ देखा और करीब से देखने के लिए वह नीचे बैठ गया। देखना। अध्याय 84 या फिर दर्दनाक मौत मरो। उसने अपनी उंगलियों को उस तरल में डुबोया और उसे अपनी नाक के पास लाया। खून की जंग लगी गंध। उसकी इंद्रियां भर गईं और उसका दिल एक बर्फीले तहखाने में गिर गया। वह लड़खड़ाते हुए उठा और दरवाजा खोला। उसके सामने जो भयावह दृश्य था उसने उसे भयभीत कर दिया। पेट में अजीब सी हलचल। उसने गहरी सांस ली। उनकी बेजान आंखों की छवि उसके दिमाग में गूंज उठी और फिर उसे याद आया उन नकाबपोश लोगों से उसकी टक्कर हो गई। मौत के इतने करीब होने के ख्याल से ही उसका खून जम गया। अगर वह नहीं गया होता, अगर वह उसी कमरे में होता तो उसका भी वही हाल होता जो उनका हुआ था। किसने किया ये? क्या वे पूरे शहर में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? मैडम ग्रेस कहाँ है? डीन का दिमाग चकरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। ... इसी बीच ग्रेस एक गली के प्रवेश द्वार के पास बेहोश पड़ी थी, जहां बस का मलबा पड़ा था। उसके सामने लोग उसे बिना देखे ही आगे बढ़ गए। किसी ने मदद की पेशकश नहीं की, किसी ने ध्यान नहीं दिया। पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आगे किसे लूटना है या किसके घर की रक्षा करनी है। समय बीतने के साथ साथ शहर के लोग और भी साहसी और बेलगाम होते गए, मानो उनके नैतिक मूल्यों का ही हनन हो गया हो, गायब हो गया। अचानक ग्रेस की उंगलियां फड़कने लगी क्योंकि दवाओं का असर धीरे-धीरे उसके शरीर से कम हो रहा था। कुछ मिनट बाद उसने हवा में मौजूद ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, जिससे उसके घाव ठीक हो गए। एक कराह के साथ वो उठ बैठी और अंधेरे में खाली निगाहों से देखती रही। उसे पता नहीं था कि कितना समय बीत चुका है। या तो यह पारित हो गया हो या प्रशासक ने उनकी अनुपस्थिति में कोई समाधान निकाल लिया हो। ग्रेस उठी। अपने शरीर से धूल झाड़ते हुए उसने चारों ओर देखा कि वह कहां है। वह आगे बढ़ते हुए उसके चेहरे पर उलझन के भाव उभर आए। अंत में वह किसी निष्कर्ष पर पहुंची। वह खो गई थी। तेज शोर और जिन दुकानों में तोड़फोड़ हुई थी, उन्हें देखकर ग्रेस ने भौहें चढ़ाई। सड़कों पर बिखरे शवों को देखकर चेहरे पर उदासी छा गई। उसने अपनी गति तेज कर दी, इस उम्मीद में कि वह वैज्ञानिक संघ में वापस लौटकर कम से कम उसे जला सकेगी, बीमारी फैलने से पहले शवों में। माफ करें, क्या तुम? ग्रेस की बात बीच में ही रुक गई जब उस महिला ने अचानक उस पर हमला कर दिया। ग्रेस केवल रास्ता पूछना चाहती थी और उसे अचानक हमले की उम्मीद नहीं थी। वह महिला उसे सतर्कता से घूर रही थी और ग्रेस असहाय महसूस कर रही थी। उसका दिल और भी ज्यादा डूबता जा रहा था। दूसरा, मुझे बस रास्ता चाहिए। ग्रेस ने अपने हाथ फैलाकर धीरे-धीरे पीछे हटना शुरू कर दिया। कोई संकेत नहीं दिखाया। चोट। वह महिला ग्रेस को घूर रही थी। उसके हाथ चाकू को कसकर पकड़े हुए थे और ग्रेस की ओर इशारा कर रहे थे। इसे गिराने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। कोई हरकत मत करो। धमकी देते समय महिला की आवाज कांप रही थी। वह चली गई पीछे हटते हुए, उनके बीच काफी जगह बनाते हुए, फिर ग्रेस को बोलने का इशारा किया। क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट गिल्ड तक कैसे पहुंचा जाए? ग्रेस ने जल्दबाजी में पूछा। ग्रेस को सचमुच रास्ता जानना था। यह देखकर उसने थोड़ा संकोच कम किया और उससे बात करने लगी। बोलने ही वाला था। टकराना। महिला जमीन पर गिर पड़ी और एक नुकीली कील उसके सिर में घुस गई। ग्रेस की स्तब्ध निगाहों के नीचे ग्रेस ने तुरंत खुद को संभाला और एक तरफ हट गई। उसकी आंखें चारों ओर दौड़ रही थी। हमलावर का तुरंत पता लगाना। उसकी रगों में असीम क्रोध की आग जल रही थी, लेकिन वह आश्चर्यजनक रूप से शांत बनी रही। बाहर आओ टिल्डर, एक आवाज ने लयबद्ध ढंग से पुकारा। हंसी की आवाजें गूंज उठी। खुले मैदान से गुजरते हुए 4 आदमी बाहर निकले। उसने चारों पुरुषों का शांत भाव से आकलन किया। उनकी कमजोर शारीरिक शक्ति को देखते हुए वह अपने कमरे से बाहर निकल गई। छिपने की जगह। चारों आदमी हैरान थे, लेकिन उन्होंने मान लिया कि उसने खुद से उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि वह भाग नहीं सके। एक आदमी ने ग्रेस के सुडौल शरीर को निहारा और अपने होठों को चाटा। उसकी पैंट थोड़ी कस गई। इच्छा। उन्हें बड़ी उम्र की महिलाएं पसंद थीं। उनकी परिपक्व अदाओं से उनमें कामुकता जागृत हो जाती थी। ग्रेस उन्हें बहुत पसंद थी।
बॉस, क्या मैं उसका स्वाद चख सकता हूँ? अगर वह इतनी आसानी से मर गई तो ये बहुत बुरा होगा। उस आदमी ने कहा। मध्य में खड़े व्यक्ति को आदरपूर्वक प्रणाम। उसकी घृणित निगाहों ने ग्रेस के हाथों को गुस्से से कांपने पर मजबूर कर दिया। उसने शांतिपूर्वक अपना सामान वापस ले लिया। उसने अपने स्पेस बैग से लोहे का बल्ला निकाला। मैं तुम्हें उसे मारने का कोई वैध कारण बताने का मौका दे रहा हूँ, या फिर दर्दनाक मौत मरे। चुना। ग्रेस की ठंडी और शांत आवाज ने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। नेता ने मानो लोहे की बाल्टी को लात मार दी हो और इस तरह उसका चेहरा बिगड़ गया। लेकिन वह निराश नहीं हुआ, संख्या बल उसके पक्ष में था। कारण पूछ रहे हो? हम। उसके रक्त प्रवाह को देखना, उसे देखना रोमांचकारी था। उसकी आंखों में अविश्वास था। नेता ने अपने होंठ चाटते हुए कहा, जैसे ही उसे वह उमंग याद आई जो उमड़ पड़ी थी। Through him when his arrow pierced her skull. उसके आसपास के अन्य लोग उसकी आंखों में उमड़ते पागलपन को देखकर कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई। इसे मत दिखाओ वरना उनका भी वही हाल होगा जो उनके मृत साथी खिलाड़ी का हुआ था। तुम बीमार हो, ग्रेस ने घृणा भरे भाव से कहा। उसके लिए ये युवक ऐसा था मानो एक कलकोटरी का राक्षस जो मनुष्यों के रक्त पर निर्भर रहता था। उस आदमी को देखने का उसका नजरिया बदल गया, क्योंकि वह एक राक्षस था, इसलिए वह उसके साथ अलग तरह से व्यवहार करती थी। एक। उसने बल्ले को उछाला और वह दाहिनी ओर खड़े आदमी के कंधे पर जा लगा। आसपास एक भयानक आवाज गूंजी, जिसके बाद उस आदमी की तीखी चीख सुनाई दी। उन्हें प्रतिक्रिया करने का मौका दिए बिना वह उनकी ओर दौड़ी और अपनी कोहनी से उन पर जोरदार प्रहार किया। उसने दूसरे आदमी की गर्दन पर वार किया और उसकी गर्दन धंस गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक तेज किक के साथ बल्ला उछला और उसने उसे पकड़कर तीसरे बेस पर दे मारा। आदमी का सिर। खून तेजी से निकला और वह आदमी जमीन पर गिरकर मर गया। ये सब एक इतनी तेजी से कि वे अपनी शक्तियों को सक्रिय नहीं कर पाते। तीनों व्यक्ति जमीन पर मृत पड़े थे, उनकी आंखें अविश्वास से फटी हुई थीं। नेता का उसके पैर कांपने लगे और जैसे ही ग्रेस उसके पास आई, वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया। कृपा करके मुझे मत मारो, मुझे क्षमा करें। उस आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे और उसका पहले का अहंकार भुला दिया गया था। केवल जीने की इच्छा ही शेष रह गई थी। वह पीछे हट गया, उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें चारों ओर किसी चीज की तलाश में दौड़ रही थी। भागने का मौका। ग्रेस ने समय बिताने के उसके प्रयास को अनसुना कर दिया। बल्ले को अपने हाथों के ऊपर उठाते हुए उसने उसे जोर से अपने घुटनों पर पटक दिया। आह! घुटने की हड्डी टूटकर बिखरने पर उस आदमी के होठों से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। धूल। उसके पैर जमीन पर ढीले पड़े थे और वह पेट के बल रेंग रहा था। उसकी आंखों से आंसू और नाक बह रही थी। दया की भीख मांगते हुए उसके चेहरे से पानी टपक रहा था। लेकिन ग्रेस ने दोबारा बल्ला घुमाया और उसकी दूसरी घुटने की हड्डी तोड़ दी। वह आदमी विलाप करते हुए बोला, पीपी कृपया, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। कृपया मुझे जाने दीजिए। वह आदमी पेट के बल रेंगते हुए गिड़गिड़ाने लगा। उसके पैर ढीले ढाले ढंग से उसके पीछे लटक रहे थे। ग्रेस ने कुछ नहीं कहा और अपने बल्ले से उसकी रीढ़ पर जोर से प्रहार किया, जिससे एक भयानक चटकने की आवाज गूंज उठी। अंधेरे खुले मैदान में उस आदमी की आवाज चली गई। दर्द से उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और जैसे ही वह बेहोश होने वाला था, ग्रेस ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे ठीक कर दिया। उसने उसे बेहोश होने का मौका ही नहीं दिया। क्रिस्टल जैसी रोशनी में उसकी परछाई दीवार पर पड़ रही थी, जिससे पता चलता है कि वह बार-बार उस अधमरे आदमी पर बल्ले से वार कर रही थी। उसने उसकी शरीर की हर हड्डी को चकनाचूर कर दिया और जब उसने बेहोशी के लक्षण दिखाए तो उसने उसे ठीक कर दिया। उस आदमी में रोने की भी ताकत नहीं बची थी। असहनीय दर्द से उसकी आंखें खून से लाल हो गई थीं। कुछ मिनट बीतने के बाद ग्रेस ने आखिरकार बल्ले से उसके सिर पर वार किया और उसकी जान ले ली। दुखी जीवन। उसने अपने बल्ले से खून को झाड़कर साफ किया और अपनी यात्रा जारी रखी। बाद घंटों पैदल चलने के बाद आखिरकार उसे बिना किसी के जान से मारने की कोशिश किए रास्ता मिल गया। जब शहर गहरे अराजकता में डूबते जा रहे थे, तब ईवा और सेलेना इस बात से अनजान थी। अध्याय 85। अपनी प्रतिभा का उपयोग न करें। मंद रोशनी वाले कमरे में कुलीन परिवार एकत्रित हुए और उन्हें देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अच्छी खबर। नेता ने कहा, प्रशासक मर चुके हैं और हमारे आदमी ने ग्रेस की कार के साथ छेड़छाड़ की है। खुशी से खिलखिलाते हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह योजना इतनी अच्छी तरह से काम करेगी। जनसंख्या में कमी आने में बस कुछ ही समय लगेगा। कम करें और तभी हमारी भूमिका शुरू होती है। नेता ने आत्मविश्वास से भरी चमक के साथ बोलना जारी रखा। उसकी आंखें। बाकी सबने सिर हिलाया, उनके चेहरे उम्मीद से भर गए। अब सभी प्रमुखों, प्रशासक और ग्रेस मर चुके हैं। वे निचले स्तर के कर्मचारियों को नियंत्रित कर सकते हैं और उनसे निपट सकते हैं। अशांति। 2 सप्ताह बाद हम सत्ता संभालेंगे और व्यवस्था बहाल करेंगे, नेता ने घोषणा करते हुए संकेत दिया। बैठक का समापन। वे 2-3 के समूहों में उठे और आपस में चौड़ी मुस्कान के साथ बातें करने लगे, या फिर इस बार की अपनी सफलता का जोर शोर से बखान करना। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने कितनी गंभीर गलती की है। उनका उत्सव भयावहता में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि शैतान को आमंत्रित करना उसे बाहर निकालने से हमेशा आसान होता था। सेलेना ने अपनी हमशक्ल को घूर कर देखा, उसके मन में डर घर कर रहा था। गुस्से में आकर उसने झपट्टा मारा, वह आगे बढ़ी और उसके बाल पकड़ लिए, लेकिन जैसे ही उसने जवाब में उसके बाल पीछे खींचे, वह सहम गई। सेलेना ने अपनी सारी गंदी चालें चली, लेकिन प्रकृति ने उसकी हर हरकत को त्रुटिहीन रूप से पहचान लिया और सटीक ढंग से जवाब दिया गया। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने असली स्वरूप से लड़ रही हो, न कि किसी ऐसी चीज से जो उसके जैसी दिखती हो। उसने उसके बाल छोड़ दिए और पीछे हट गई। चेहरे पर शिकन लिए उसने अपने हाथों को रगड़ा। सिर की त्वचा में दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके कुछ बाल झड़ गए हो। सेलेना ने उस चीज को देखा जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी और उसका दिल गुस्से से कांप उठा। वह यहां तक पहुंच चुकी थी, अंडाणु प्राप्त करने से पहले यह उसकी आखिरी परीक्षा थी। ये चीज नीचे क्यों नहीं गिरती? क्या वह पहले ही मर चुका है? बूम। उस आवाज ने उसका ध्यान खींचा और उसने बाईं ओर के अखाड़े की तरफ देखा तो उसे कैडियन दिखाई दिया।
अपने दूसरे साथी से मुकाबला करते हुए। उनके सुनहरे आवरण से ढके हाथ ताबड़तोड़ प्रहार करते रहे, हर प्रहार जमीन से रगड़ खाता हुआ। दूसरी ओर चिंगारियां उड़ने लगी और एक तीखी धातुई ध्वनि गूंज उठी। सेलेना की निगाहें और दाईं ओर गईं, जहां उसने एक विशालकाय व्यक्ति को छोटी-छोटी सुइयों को नियंत्रित करते हुए देखा। अपने प्रतिद्वंदी की ओर, जिसे उसके प्रतिद्वंदी ने बिना किसी रुकावट के दोहरा दिया। उसकी निगाहें कमरे में चारों ओर घूमने लगी और उसे पसीना आने लगा। कब वह अपनी हमशक्ल की ओर मुड़ी और राहत की सांस ली, अपनी कमजोरी के लिए आभारी थी। इस पल अपने पिछले जीवन में उसने अपने पति की टीम में केवल एक चिकित्सक के रूप में सेवा की थी, इससे अधिक कुछ नहीं। इसलिए उसकी युद्ध क्षमता शून्य है और उसे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। ठीक होना बेहतर था, दूसरों की रक्षा करना युद्ध के मोर्चे पर जाकर मूर्खतापूर्ण ढंग से मरने से बेहतर है। ध्यान भटकाने वाले विचारों को झटकते हुए सेलिना ने अपने प्रतिद्वंदी पर ध्यान केंद्रित किया और यह गणना करने लगी कि कौन सी बिना मिररिंग के भी हमले कारगर हो सकते हैं। उसने कमजोर लात मारकर उसकी जांघ पर वार किया। दयनीय प्रयास से उसके गाल जल रहे थे, फिर इसके बजाय जब उसने उसके चेहरे पर पंजे मारे तो वह सहम गई। उसने उसकी हरकत की बिल्कुल भी नकल नहीं की। उसकी आंखें चमक उठी और उसने प्रतिकृति की गर्दन पर मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी सुन्न पड़ गई, एक छोटी सी चीख निकली। उसके होठों से ये शब्द निकल ही रहे थे कि उसकी हमशक्ल ने अपने दांत उसके कंधे में गड़ा दिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी निगाहें दृढ़ रहीं। वह इतनी दूर तक सिर्फ जाने के लिए नहीं आई थी, अंडे के बिना। तेज चीख के साथ वह उसके गले पर लगातार घूंसे मारती रही, जबकि वह और जोर से काटकर जवाब दे रहा था। उसके कंधे, उसके कपड़े खून से लथपथ थे, उसकी उंगलियों के जोड़ छिल गए थे और उनमें दर्द हो रहा था। दांत पीसते हुए और आंसू बहाते हुए उसके चेहरे से पानी बह रहा था, फिर भी वह उसके गले पर तब तक वार करती रही जब तक कि वह अंततः एक तरफ नहीं झुक गया। उसकी कलाई छिल गई थी और उससे खून बह रहा था, उसके कंधे खून से लथपथ थे और वह सांस लेने के लिए हौंफ रही थी। आहा, वह आंसू बहाते हुए भी हंस पड़ी। आखिरकार उसके बाद कुछ तो सही हुआ था। पुनर्जन्म। अपने साथ घटी हर बात की यादें उसके मन में उमड़ आने से उसका शरीर कांपने लगा। कुछ मिनट बीतने के बाद उसने खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछ लिए। उसने अपनी हथेली को अपने घायल हिस्से पर रखा और काटने के निशान पर एक सफेद रोशनी चमकी। घाव को भरना। उसने अपनी मुट्ठी के साथ भी ऐसा ही किया, जिससे उसकी उंगलियों के जोड़ ठीक हो गए और बिल्कुल नए जैसे हो गए। वह बैठ गई और बाकी लोगों को मौत तक लड़ते हुए देखती रही। उसने अपनी मदद करने की कोई कोशिश नहीं की। खोज और उन्हें तब तक आपस में लड़ने दो जब तक कि उन्हें अपने हमशक्ल को हराने का सही तरीका न मिल जाए। खुद। कुछ मिनट बीतने के बाद मैकेनिक की आवाज अखाड़े में गूंज उठी। प्रतियोगिता समाप्त हुई और 5वें नंबर के प्रतियोगी को मैदान से बाहर भेज दिया गया। बाकी लोग उस आवाज से क्षण भर के लिए विचलित हो गए। उन्होंने सेलिना को ढूंढने के लिए चारों ओर देखा। मैदान खाली है और उसे पता था कि उसे ही भेजा गया है। वह ऐसी चीज को कैसे हरा पाए जो क्या वे अपने हमलावरों की हूबहू नकल कर सकते हैं? ये सवाल उनके मन में कौंध गया जब वे अपने प्रतिद्वंदी की ओर मुड़ गए। कैडियन कुछ देर रुका, सोच में डूबा हुआ। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत हमला फिर से शुरू नहीं किया। उसके दिमाग में विचारों का सैलाब उमड़ रहा था। 1 मिनट बीता और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके विचारों को परखने के लिए उसने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा, लेकिन उसने सोने से जड़े हुए पैर से उसकी पसलियों पर वार किया। हमले के दौरान वह चकमा खा गया और पीछे की ओर पलट गया। हमला उसके शरीर के एक तरफ से छूकर निकल गया, जिससे वह हिस्सा सुन्न हो गया। अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल मत करो, कैडियन चिल्लाया, अपनी कमर सहलाते हुए, और फिर एक और हमला करने से पहले आक्रमण करना। उनकी आंखों में उनकी बातों से चमक आ गई और उन्होंने अपने हमलों को समायोजित किया। हालांकि उनका व्यक्तिगत कभी-कभार कुछ कौशल भी सामने आ जाते थे, जो इतने गहरे रूप से समाहित होते थे कि उन्हें पूरी तरह से दबाना संभव नहीं था। जब वे लड़ रहे थे, सेलिना खंभे के पास खड़ी थी और अंडे को पकड़े हुए थी। वह अकेली थी, चमकते, हवा में तैरते खंभों से घिरा हुआ। उन दोनों की मौत की सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। चुनौती में उनके मारे जाने की आशंका से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसने खुद को यहाँ अकेले फंसा हुआ पाया, हमेशा के लिए, या जब तक कोई और ना आ जाए, ताना बाना द्वार के माध्यम से। और उसे तुरंत पछतावा हुआ। वो उन्हें सीधे सीधे बता सकती थी कि अपनी लड़ाई कैसे लड़ें। हमशक्ल, कृपया जीतें। उसने आशा भरी विनती करते हुए अपना चेहरा अंडे पर दबाया और धीरे से कुछ बुदबुदाई। 2 घंटे बीत गए और उनकी आकृतियां एक के बाद एक दिखाई दी, जिनमें से प्रत्येक एक विशाल अंडा लिए हुए थी। हाथ। सेलिना का लटका हुआ दिल बैठ गया। उन्हें देखकर वह इतनी खुश कभी नहीं हुई थी। उन्होंने अनदेखा किया। वह धैर्यपूर्वक अपने स्वामी के बाहर आने की प्रतीक्षा कर रही थी। अचानक कैडियन की आकृति प्रकट हुई और स्तंभ चूर-चूर हो गया। कैडियन को बख्श दिया गया। सेलिना ने एक उदासीन नजर डाली और फिर अपने लोगों की ओर मुड़ गई। जब हमने देखा कि वे पूरे हो चुके हैं तो हमने कहा, चलो चलते हैं। ये शब्द कहकर वह उस स्थान की ओर बढ़ गया। बैत प्रवेश द्वार। जब वे अंदर गए तो खिंचाव बल ने उन्हें ऊपर की ओर खींच लिया। उन्होंने अपने अंडों को मजबूती से पकड़ रखा था। वे कुछ देर तक पानी पर तैरते हुए एक दूसरे को गले लगाए रहे। वे वार्प गेट से निकलकर परिचित कालकोठरी गलियारे में आ गए। हाथ में अंडे लिए हुए वे तेजी और सावधानी से आगे बढ़े। उनमें से कोई भी वर्तमान में किसी राक्षस का सामना करने के लिए उत्सुक नहीं था। राज्य। सौभाग्यवश कालकोठरी के राक्षस अभी तक अचानक हुए परिवर्तनों के अनुकूल नहीं हो पाए थे। कालकोठरी। वे धीरे धीरे अपने छिपने के स्थानों से जाग रहे थे, वरना कैरियन और उसकी टीम वहां नहीं होते। बाल बच गया। अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में एक और दरार खोली और वे उसमें से गुजरते हुए अपने कपड़े पहने हुए आगे बढ़ गए। उनका ऑक्सीजन मास्क। जैसे ही वे ओएसिस सिटी चिन्ह वाली दीवार के पास पहुंचे, एक और खाली जगह दिखाई दी। दरवाजा खुला और वे अंदर चले गए। अंतिम अंतरिक्ष दरार से गुजरते हुए वे शहर के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुए। कैडियन ने शहर की ओर देखते हुए भौहें सिकुड़ी। कुछ तो गड़बड़ थी, बहुत बड़ी गलती थी। अध्याय 86। महोदया, आप यहाँ हैं। कैडियन ने भौहें चढ़ाई लेकिन कुछ नहीं कहा। वे बस में चढ़े और उस विशालकाय व्यक्ति ने उन्हें बस में बिठाया। पीछे जैसे ही बस सड़कों से गुजरी, उसे टूटी फूटी दुकानें और लाशों के दृश्य दिखाई दिए। जमीन पर कूड़ा कचरा देखकर उनका ध्यान आकर्षित हुआ।
खिड़की से खून की तेज गंध अंदर आते ही कैडियन की भौहें और भी सिकुड़ गईं। उनके जाने के बाद क्या हुआ, यह सवाल सबके मन में बना रहा। सेलेना का दिल गले में अटक गया और उसने अंडे पर अपनी पकड़ और कस ली। थोड़ा है, यहाँ बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे याद नहीं आता कि ओएसिस सिटी में कभी ऐसा संकट आया हो। आखिर चल क्या रहा है? सेलेना ने खुद को रोकने के लिए अपने होठों को दांतों से दबा लिया। चिल्लाकर कहना। उसके पुनर्जन्म के पहले दिन से ही सब कुछ बेकाबू सा लगता है। पहले बिजली गुल हो जाती है, फिर एक खंभे और अब ये। कैरियन और बाकी लोगों पर नजर डालते ही उसके मन में एक ख्याल कौंधा। उसका दिल घबराहट से कांप रहा था। बाहर मंडरा रहे किसी भी खतरे में अकेले रह जाने का विचार ही डरावना था। इससे वह बहुत डर गई। कृपा करके, मैं उपयोगी साबित होऊंगा। मुझे भी साथ ले चलो। उसकी कांपती हुई आवाज ने तुरंत उनका ध्यान खींच लिया। खिड़की से ध्यान आकर्षित हुआ। कैरियन ने भौहें चढ़ाई, मना करने ही वाला था, लेकिन उसकी नजर उस पर पड़ी। उसने फोन किया और अपना मन बदल लिया। तुम रुक सकते हो, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी खाल उतारकर सजावट के लिए इस्तेमाल करूंगा। कैरन धमकी भरी आवाज में, उसकी आवाज सुखदायक मरहम जैसी थी, लेकिन सेलेना डर के मारे कांप उठी और खुद को गले लगा लिया। बाकी लोग सेलेना के कांपते शरीर को घूर रहे थे, कुछ ने नाक सिकोड़ी, जबकि बाकी लोगों को घृणा हो रही थी। उसकी निगाहों में एक चमक सी झलक रही थी। वे यह नहीं भूले थे कि वह उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने का कोई सुराग दिए बिना ही चली गई थी। उसकी हमशक्ल थी और अब उसने इतनी आसानी से उनकी मदद मांग ली। उन्होंने उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया। उनका ध्यान सबसे महत्वपूर्ण चीज पर केंद्रित था। जैसे ही कारजब वे वहां से गुजरे तो स्थिति पिछली बार से भी बदतर थी। उन्हें लगभग आश्चर्य हुआ कि क्या ये कोई कालकोठरी है। राक्षस घर में घुस आया था। लेकिन उन्होंने तुरंत इससे इनकार कर दिया। यह संभव था, वे तो जमीन के बहुत नीचे रह रहे थे। कालकोठरी के राक्षस सतह पर आ गए थे। डॉट 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 डॉट। घंटों पैदल चलने के बाद ग्रेस को संयोगवश एक खाली बस मिल गई। ग्रेस ने दरवाजा खोला और उसने ड्राइवर की सीट से टूटे हुए कांच के टुकड़े झाड़ दिए। सौभाग्य से उसे चाबियां कांच से ढकी जमीन पर पड़ी हुई मिल गईं। इसे चुनना, उसने उसे इग्निशन में लगाया और बस चालू हो गई। बहुत कम था और यह केवल 1 घंटे या उससे अधिक समय तक ही चल पाएगा। अधिकतम 2। समय बर्बाद किए बिना वह गति सीमा को पार करते हुए अंधेरे में तेजी से आगे बढ़ी। उसने दिए निर्देशों का पालन किया और कुछ मिनटों के बाद वह फूट फूट कर चिल्ला उठी। परिचित सड़क। 1 घंटे तक गाड़ी चलाते चलाते वह अपने गंतव्य के करीब पहुंच गई। अचानक कुछ चमक उठा। बस आगे निकल गई और एक जोरदार टक्कर हुई। ग्रेस ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा और गैस पैडल से पैर हटा लिया। उसकी नजर एक आकृति पर पड़ी जो लेटी हुई थी। साइड मिरर से सड़क पर नीचे की ओर देख पा रहा था। वह हिचकिचा रही थी, रुकने और अपनी यात्रा जारी रखने के बीच दुविधा में थी। गुस्से से भरी नजरों से उसने मारा। उसने जोर से ब्रेक लगाए और बस से बाहर निकल गया। बेहोश पड़े व्यक्ति की ओर बढ़ते हुए वह नीचे बैठ गई और उस व्यक्ति को देख सकी। क्रिस्टल जैसी रोशनी में चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। ग्रेस की उंगली उस आदमी की नाक पर हल्की सी टिकी हुई थी। उसकी कमजोर सांस महसूस करते हुए उसने उसे ढक लिया। उसे हरी रोशनी में रखा गया, जिससे उसके घाव तुरंत ठीक हो गए। युवक के जागने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। ग्रेस उसे खुले में नहीं छोड़ सकती थी। उनका इलाज करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए उसने उसे अपने साथ लाने का फैसला किया। उसे कॉलर से घसीटकर ऊपर उठाया और उसके शरीर को फेंक दिया। एक सीट पर। एक संक्षिप्त नजर डालने के बाद वह वापस ड्राइवर की सीट पर चढ़ गई और बस को स्टार्ट कर दिया। दसगाड़ी चलाते हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि ग्रेस की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। पिछली सीट से उस आदमी ने उसकी नंगी पीठ को एक क्रूर चमक के साथ देखा। उसने दुर्घटना का समय बिल्कुल सही चुना। वह वही शिकार थी जिस पर उसकी नजर टिकी हुई थी। वह अब नहीं रहा छोटी मोटी चोरियों से संतुष्ट होकर उसने फिर अमीरों के घरों पर अपनी नजर डाली। जो भी व्यक्ति कार चला सकता है वह या तो एक अमीर व्यक्ति है या किसी अमीर व्यक्ति के आसपास काम करने वाला कोई व्यक्ति है। जब गरीब व्यक्ति का भूखा पेट भरा ही ना हो तो वह गाड़ी चलाना कैसे सीखेगा? क्या आपने टैक्स चुका दिया? इसलिए ग्रेस का गाड़ी चलाना एक प्रमुख लक्ष्य था और चूंकि वह केवल ऊर्जा हेरफेर करने वाली थी, हालांकि वह थोड़ा सतर्क था, लेकिन उसे उससे निपटने का पूरा भरोसा था। चुपचाप उसकी ओर बढ़ते हुए उसने अपनी जेब से पत्थर निकाले और अपने हाथ से हल्के से झटका दिया। कलाई को मोड़कर रस्सी का आकार दिया। पल भर में पत्थर की रस्सी ग्रेस की गर्दन के चारों ओर लिपट गई। 1 इंच भी हिले तो मर जाओगे। अब कृपा करके मुझे अपने स्वामी के घर ले चलो। दी उस आदमी की भयावह आवाज सुनकर ग्रेस झुंझलाहट से भौहें सिकोड़ बैठी। उसने इस आदमी को बचाने में अपनी शक्ति और समय व्यर्थ कर दिया। उसे पता ही नहीं था कि उसकी मृत्यु निश्चित है। इच्छा। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि मेरे गले से यह रस्सी हटा दो, वरना तुम्हें पछतावा होगा। ग्रेस ने शांत स्वर में चेतावनी दी। गाड़ी चलाते समय उसकी नजरें सड़क पर टिकी हुई थी। उस महिला की शांति देखकर उस आदमी का दिल बैठ गया। अगर वह झूठ नहीं बोल रही थी तो इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता था कि वह उससे कहीं अधिक बलवान थी। उसके चेहरे से पसीने की एक बूंद नीचे लुढ़क गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपनी धमकी जारी रखनी चाहिए या नहीं। उसने भ्रमित होने का नाटक किया। समय धीरे धीरे बीतता गया और वह व्यक्ति चिंतित होता चला गया। अगर ग्रेस उसे पूरी तरह से भूल गई होती तो शायद उसकी भारी सांसों से उसकी गर्दन में पड़ रही गर्मी के लिए नहीं, घृणा भरे भाव से उसने अपने गले में लटके पत्थर को चुटकी भर से कुचल दिया। उसकी उंगलियां। उसके इस कृत्य को देखकर उस आदमी की पीठ पर ठंडे पसीने की लहर दौड़ गई। वह कमजोरी से सीट पर बैठ गया और अपने शरीर में चुभ रहे कांच के टुकड़ों को नजरअंदाज कर दिया। महोदया, क्षमा कीजिए, मैं अपनी स्मृति खो बैठा था। मुझे लगा कि आपका घर मेरा ही है। वह व्यक्ति हकलाते हुए बोला। वह इतनी सहजता से झूठ बोल रहा था कि ग्रेस को लगभग उस पर विश्वास ही हो गया। ग्रेस ने विंडशील्ड से बस एक पल के लिए उस पर नजर डाली। जैसे जैसे वह अपने गंतव्य के करीब पहुंचती गई, बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी बढ़ती गई। कारण। अपने निराशावादी विचारों को झटकते हुए ऊंचे गिल्ड भवन को देखकर कार का पेट्रोल खत्म हो गया। बिना रुके वह बस से उतरी और इमारत की दिशा में दौड़ पड़ी। वह व्यक्ति बस में ही भुला दिया गया था और वह केवल अपने भाग्य को धन्यवाद दे सकता था कि वह बच गया। उसने खुद को चेतावनी दी कि वह कभी भी अमीर घरों के बारे में न सोचे। उसका पहला प्रयास लगभग उनकी जान चली गई थी।
इन विचारों के साथ ही कांच के टुकड़े से उसके नितंबों में चुभन होने के कारण उसे दर्द हुआ और वह करा उठा। उसकी आंखें जब उसने अपने शरीर से खून से लथपथ टुकड़े निकाले तो उसकी आंखों में अनकहे आंसू चमक रहे थे। ग्रेस गिल्ड में दाखिल हुई और रुक गई। वहां एक भी गार्ड नजर नहीं आ रहा था और जब उसने दरवाजा खोला तो युवा वैज्ञानिक डर के मारे लगभग भाग ही गए। ये मैडम ग्रेस हैं। किसी ने राहत भरी आवाज में फुसफुसाया। बाकी लोगों ने थपथपाया। छाती उभरी हुई है। ग्रेस ने भौहें चढ़ा ली। उसे महसूस हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। तुम इधर आओ, उसने कहा। उसने उंगली के इशारे से दरवाजे के सबसे नजदीक खड़े आदमी को अपनी ओर बुलाया। वह आदमी पास आया और बोला, पिछले कुछ घंटों में गिल्ड में जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताओ। मेरी अनुपस्थिति के बारे में और गार्ड कहाँ है? ग्रेस ने निर्देश दिया। उसकी निगाहें चारों ओर घूम रही थी। डीन की तलाश में कमरा। महोदया, सभी गार्ड मर चुके हैं। जैसे जैसे वह बोलता गया, ग्रेस के चेहरे के भाव और गंभीर होते गए। प्रशासक के शव को जलाने की प्रक्रिया के बारे में उनकी पूरी व्याख्या का इंतजार किए बिना वह दौड़कर सीढ़ियों पर चढ़ गई। उसके मन में कुलीन परिवारों का ख्याल आया और संदेह पनपने लगा। वे ही एकमात्र ऐसे लोग थे जिनके पास गिल्ड में घुसपैठ करने और नरसंहार करने की शक्ति थी। बिना अलार्म बजाए पहरेदार। उन्हें उसी क्षण धरती से मिटा देना चाहिए था जब उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत की हो। जनसंख्या पर कठोर नियंत्रण। अब प्रतिक्रिया देने में बहुत देर हो चुकी थी। वह केवल यही प्रार्थना कर सकती थी कि सतह परियोजना सफल हो। पर जिस तरह से हालात चल रहे थे, अगर इंसान खुद को खत्म नहीं करते तो महामारी निश्चित रूप से उन्हें खत्म कर देगी। खुले में पड़े शवों के बारे में सोचकर उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने सोचा कि क्या कुलीन परिवारों ने इसे अंजाम देने से पहले अच्छी तरह से विचार किया था। ग्रेस सीढ़ियों पर दौड़ती रही। उसे लिफ्ट याद आए और वह तेजी से उसकी ओर भागी। सबसे ऊपरी मंजिल पर कांच की नलियों और सिलेंडरों से सजे एक कमरे में डीन साथ काम कर रहा था। स्टोन सूट में प्यूरीफायर लगा रहा है। अन्य कनिष्ठ कर्मचारी कमरे में इधर उधर फैले हुए थे और प्यूरीफायर को लगाने के लिए लगातार काम कर रहे थे। कैप्सूल को स्वीट्स में ले जाया जाता है। स्टोन ने डीन की तेज गति पर नजर डाली और खुद को कुछ कहने से रोक नहीं पाया। हम चाहे कितनी भी तेजी से काम करें, इसे 2 हफ्तों में ही परिपूर्ण किया जा सकता है। शोधकों टू बी प्रॉपर्ली इंटीग्रेटेड मेकिंग इट पॉसिबल टू चेंज द अब्सॉर्ब्ड एयर इनटू क्लीन एयर फॉर द वेयरर्स। डीन ने उसकी बातों पर आह भरी, लेकिन उसने अपनी हरकत नहीं रोकी। वह खुद को व्यस्त रखना चाहता था। उसका ध्यान उन चीजों से हटा दे। स्टोन ने अपना सिर हिलाया। डीन की झुकी हुई पीठ को देखते हुए उसकी आंखों में दया की चमक दिखाई दी। वह जानता था कि मीटिंग रूम में जो कुछ हुआ होगा उससे डीन पर गहरा असर पड़ा होगा। वह कल्पना कर रहा था। खुद को मौत के इतने करीब ले आए। स्टोन ने डीन के कंधे पर हल्के से थपथपाया और फिर अपने काम की ओर मुड़ गया। अचानक दरवाजा खुल गया और सभी लोग सतर्क हो गए, बचाव के लिए तैयार हो गए। वे पहले तो असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन मैडम ग्रेस को देखकर वे सहज हो गए। मैडम, आप यहाँ हैं। डीन उसकी ओर दौड़ा। उसकी आवाज में राहत साफ झलक रही थी। उनकी फांसी ग्रेस को देखते ही उनके दिलों को सुकून मिला, मानो उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी देख ली हो। काम करते रहो। डीन, मेरे साथ आओ। उन्हें देखकर ग्रेस की आवाज नरम पड़ गई। तनावपूर्ण भाव। डीन उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गया। अध्याय 87। मुझे अपने पैरों में कोई संवेदना महसूस नहीं हो रही है। क्या आप उनके चेहरे देख पाए थे? डीन तुरंत समझ गया कि वह किसके बारे में बात कर रही है और वह छवि गले काटे जाने की खबर सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। ग्रेस ने उसे जल्दबाजी नहीं कराई। उसने धैर्यपूर्वक उसके संभलने का इंतजार किया, लेकिन उसकी मुट्ठी उसके हाथ में थी, दबी हुई क्रोध से जकड़ी हुई। नहीं, उनके चेहरे उनके हुड के नीचे छिपे हुए थे। डीन ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, फिर भी अपने सहकर्मी की मृत्यु से प्रभावित। ग्रेस ने एक तनाव भरी सांस छोड़ी। निराशा से उसका दिल ठंडा पड़ गया। उसके पास कुछ नहीं था। मुझे संदेह है कि इसके पीछे कुलीन परिवारों का हाथ था। उनकी आत्मा को शांति मिले, ग्रेस ने धीरे से कहा। शब्द सच्चे थे लेकिन सहानुभूति से भरे हुए थे। इंतजार करना पड़ेगा। शहर लाशों से भरा पड़ा था और किसी को तो स्थिति संभालनी ही थी। 3 गति वाले उपयोगकर्ताओं को सभी निचले स्तर के प्रशासकों को सूचित करने के लिए भेजें। लाशें अवश्य होनी चाहिए। तुरंत शहर से निकल जाओ। ग्रेस ने फर के चरणपत्रों की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसकी निजी मुहर। उम्मीद है कि अन्य शहरों में किसी ने कमान संभाली होगी और उसके कार्यों का अनुकरण किया होगा। यदि नहीं, इससे अराजकता और भी बढ़ जाएगी। डीन सीधा खड़ा हो गया। उसके आदेश पर उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने सिर हिलाकर बात मान ली। उसने अपने हाथों से मुहर लगे चरणपत्र के फर छीने और जल्दबाजी में कदमों से चली गई। ग्रेस ने अपना माथा रगड़ा। थकान उस पर हावी हो रही थी, लेकिन उसके पास समय नहीं था। आराम। उसके मन में अपने पति और बेटे की याद कौंध गई और उसे इस बात का भरोसा हो गया कि वे उसकी रक्षा कर सकते हैं। वे इस अराजकता से खुद को बाहर निकाल लेंगे। अपने बालों को बांधकर वह वापस प्रयोगशाला में चली गई। स्टोन ने ऊपर देखा। ग्रेस को देखकर उसे राहत मिली। पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। डीन, बताएं, सूट प्रोजेक्ट में आप कितनी प्रगति कर चुके हैं? ये कब तक पूरा हो जाएगा? ग्रेस ने पूछा। उसकी निगाहें चारों ओर फैले हुए सूटों के कृत्रिम कपड़े पर टिकी हुई थी। मेज, इसमें 2 हफ्ते लगेंगे, इससे जल्दी नहीं, स्टोन ने जवाब दिया और उसने एक प्यूरीफायर अंदर डाल दिया। कॉलर को सील कर दे और उसमें तरल पदार्थ डालें। ग्रेस ने भौहें चढ़ाई, लेकिन उसकी बात मान ली। उसे जल्दबाजी करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि ये बातें सही हैं। इन्वॉल्व द लाइव्स ऑफ अदर्स। फिर उसे उन अंडों से निकले जानवरों की याद आ गई। मुझे अपने भतीजे का पता दीजिए, मुझे इसकी आवश्यकता है। उन्हें गिल्ड में आने के लिए प्रेरित करें। स्टोन ने अपना काम छोड़कर ऊपर देखा और भौहें चढ़ा ली। उन्हें अपने भतीजों द्वारा जोखिम उठाने का विचार पसंद नहीं था। बाहर मौजूद खतरों के बावजूद उनकी ताकत को याद रखते हुए उन्होंने भाषण दिया। ग्रेस ने इसे लिख लिया, निमंत्रण पत्र लिखा और नीचे अपनी मुहर लगा दी। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकली, नीचे की ओर गई और उसे एक महिला स्पीड ऑपरेटर को सौंप दिया। उपयोगकर्ता, उनसे कहो कि जैसे ही उन्हें ये पत्र मिले वे तुरंत आ जाएं। बाहर सावधान रहना, ग्रेस ने कहा। महिला ने सिर हिलाया और हाथ में पता लेकर गिल्ड से चली गई। डॉट 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 डॉट। इसी बीच मैडम ग्रेस के पत्रों को पहुंचाने के लिए भेजे गए 3 गति वाले वाहन चालकों को खतरनाक स्थिति में फंस गया।
चारों ओर से उन पर हथियार ताने गए। उनमें से एक ने भागने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके हमलावरों के पास एक तेज गति से काम करने वाला उपयोगकर्ता था। इससे पहले कि वह भाग पाता, एक तेज रोशनी ने उसे बगल से टक्कर मारी और उसे दीवार से जा टकराया। एक भयानक आवाज ने अन्य दो स्पीड यूजर्स को भागने के अपने विचार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्हें यह पक्का पता नहीं था कि हमलावर पक्ष में कितने स्पीड यूजर्स थे। हम प्रशासक के प्रमुख की ओर से हैं। मैडम ग्रेस, आपकी हिम्मत कैसे हुई हम पर हमला करने की? में से एक उन्होंने ग्रेस का नाम उछाला, इस उम्मीद में कि इससे वह व्यक्ति डर जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने क्या गलती कर दी है। एक बहुत बड़ी गलती। नेता का चेहरा पल भर में बदल गया। वह इस बात से स्तब्ध रह गया कि मैडम ग्रेस अभी भी जीवित थी। उसे उसके बॉस ने यहां भेजा था ताकि वह निचले प्रशासक को उनके साथ शामिल होने और हत्या करने के लिए मजबूर कर सके, जो झुकने से इनकार करते हैं। वे इस क्षेत्र की सफाई का काम लगभग पूरा कर चुके थे कि तभी कुछ तेज गति से वाहन चलाने वाले लोग जबरदस्ती घुस आए। क्या मैडम ग्रेस जीवित हैं? उसने गंभीर और संशयपूर्ण भाव से पूछा। हमें रिहा कर दीजिए, मैडम ग्रेस के आदेशों का पालन करने से हमें मत रोकिए। उस आदमी की आवाज उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया देखकर और यह मानकर कि वह डरा हुआ है, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। लेकिन उस आदमी के अगले शब्दों ने उन दोनों लोगों को वहीं जम जाने पर मजबूर कर दिया। इन्हें बांध दो, हम इन्हें लेकर जा रहे हैं। नेता ने निर्देश दिया। उसका चेहरा बदसूरत था और उसका मैडम के जीवित होने के ख्याल से मेरा दिल डर से जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे अपने बॉस को सूचित करना होगा, वह महिला जीवित है। कमरे से बाहर निकलते समय उसके दिमाग में ये विचार तेजी से दौड़ रहे थे। तेजी से कदम बढ़ाते हुए वह बस में चढ़ गया। जल्दी करना। जैसे ही उसने दरवाजा जाम किया, उसने ड्राइवर को जल्दबाजी भरी आवाज में पुकारा। बंद किया हुआ। ड्राइवर ने कार स्टॉप की और स्पीड लिमिट को पार करते हुए तेजी से गाड़ी भगा दी। डॉट 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 डॉट। हे, बस बहुत हो गया, मुझे अपने पैरों में कोई महसूस नहीं हो रहा है। ईवा हौंकते हुए फर्श पर लेटी थी। उसका शरीर सीने की बूंदें उसके शरीर से बहकर फर्श को भिगो रही थी, जिससे वह थोड़ी कांप रही थी। जूलियन आराम से झूलती कुर्सी पर लेटते हुए अपने ठंडे जूस की चुस्की ले रहा था। उसकी निगाहें ईवा से हटकर एथन पर टिक गईं, जो वर्कआउट पैंट पहने सख्ती से खड़ा था। जूलियन ने अपना सिर हिलाया। सिर्फ उसकी मदद करना नामुमकिन था। ईवा इतनी सुन्न और थकी हुई थी कि वह खुद को ठीक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर पा रही थी। वह सोच रही थी कि उसके कोल्ड बट केयरिंग हस्बैंड सडनली चेंज्ड फेस व्हेन ही स्टार्टेड ट्रेनिंग हर। ठीक है, आप 20 मिनट आराम कर सकते हैं और फिर अपने कोर और लेग ट्रेनिंग पर वापस आ जाएंगे। ईवा के कांपते शरीर को देखकर एथन का दिल दुख से भर गया, लेकिन उसने अपने दिल को शांत कर लिया। उसके पास बुनियादी ज्ञान तो था, लेकिन समय के साथ वह ज्ञान धुंधला पड़ गया था, इसलिए उसे उसके साथ सख्ती बरतनी पड़ी। कालकोठरी बच्चों का खेल नहीं थी और इंसान भी खतरनाक थे। ईवा ने निराशा में आह भरी लेकिन शिकायत नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि वह ये सब उसके भले के लिए कर रहा है। 10 मिनट और जोड़ें। ईवा ने मूलभाव किया, क्योंकि उसे लगा कि 20 मिनट का समय बहुत कम है। वह उसने मोहक अंदाज में पलकें झपकाने की कोशिश की, फिर उसे अपनी पिछली असफल कोशिश याद आई और उसका चेहरा लाल हो गया। और शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया और उसने पलकें झपकाना तुरंत बंद कर दिया। जूलियन ने यह देखा और हल्की सी हंसी, लेकिन जल्दी से अपने पे का एक घूंट पीकर उसे छुपा लिया। नहीं, 20 मिनट। ईथन की आवाज दृढ़ थी, हालांकि वह उसे रोते हुए देख सकता था। आंखों में भाव दिखना चाहिए, वरना वह अपना मन बदल लेगा। ईवा बस कुछ आंसू ही बहा सकी। वह इतनी थक चुकी थी कि रोने या बात करने की भी हिम्मत नहीं थी। वह उसने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल आराम का समय बढ़ाने के लिए किया, लेकिन अफसोस। उसने ईर्ष्या भरी नजरों से जूलियन को देखा, मानो वह उसकी जगह पर होना चाहती हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह जूलियन को इतना आराम से देखकर मुझे असहनीय पीड़ा हो रही थी। जब ईवा आराम कर रही थी, एथन ने अपनी मांसपेशियों को फैलाया, जिससे उसकी आस्तीन फट गई। एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई। उसके गले से झंझनाहट हो रही थी। जैसे जैसे उसके हाथों में बर्फ का भाला आकार लेता गया और बर्फ से घना होता गया, कमरे में ठंड बढ़ती गई। हर धड़कन। अपनी कलाई की एक फुर्तीली हरकत से उसने हथियार घुमाया। उसकी हर हरकत में हत्या का भाव झलक रहा था। इरादा, हवा को चीरती हुई ताकत। ईवा ने कमरे में अचानक हुए बदलाव को महसूस किया और अपनी आंखें खोली। उसकी निगाहें तुरंत उस ओर गईं। ईथन के कुशल और तेज हमलों को देखने के लिए स्रोत देखें। वह तल्लीन हो गई। उसकी निगाहें विस्मय से टिकी हुई थीं और हर प्रहार के साथ उनकी चमक और भी तेज होती जा रही थी। जूलियन ने ईथन की हरकतों को ऊब भरे भाव से देखा, क्योंकि वह उसकी कसरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। और एथन तो बस अपने व्यायाम का सुडौल रूप दिखा रहा था, वरना कमरे में मौजूद लोग अब तक तो नष्ट हो चुका होगा। जूलियन की नजर ईवा पर पड़ी और वह तुरंत समझ गया कि एथन के खुद को रोके रखने का कारण क्या था। पीछे। यह सुनिश्चित होने पर कि एथन हद से ज्यादा कुछ नहीं करेगा, जूलियन झपकी लेने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। तभी एक दस्तक हुई। मैं आया। अंदर आओ, जूलियन ने पुकारा और ब्लेन अंदर आया और जूलियन को एक पत्र थमा दिया। मास्टर, वैज्ञानिकों के संघ का कोई सदस्य दरवाजे पर इंतजार कर रहा है, ब्लेन ने जूलियन से कहा। उसने फर के चर्मपत्र को खोलकर रोल किया। मुहर को देखते ही उसके चेहरे का सुस्त भाव बदल गया, लेकिन उस पर लिखी बातें पढ़ते ही वह सीधा बैठ गया। उसका चेहरा सीधा हो गया और उसके चेहरे पर कुरूपता और अविश्वास के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। ईथन, तुम्हें ये देखना चाहिए, जूलियन ने बेहद गंभीर स्वर में कहा, और ईथन का अभ्यास अचानक समाप्त हो गया। अध्याय 88, सब कुछ बर्बाद हो गया। ईथन ने पत्र पढ़ा। प्रशासक प्रमुख, ग्रेस क्वीन की ओर से। इस पत्र को प्राप्त होते ही साइंटिस्ट गिल्ड में आपकी तत्काल उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। शहर में अराजकता का माहौल छा गया है। हमें यह आकलन करना होगा कि क्या आपके पालतू जानवर किसी प्रकार का खतरा पैदा करते हैं। मनुष्यों के लिए खतरा, यह उस परियोजना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिस पर हम काम कर रहे हैं। कृपया सावधान रहें। वहां शहर में अराजकता फैली हुई है, कहने का उसका क्या मतलब है? ईवा ने उलझन भरे चेहरे के साथ पूछा। वह पत्र को दोबारा पढ़ने के लिए एथन के कंधे पर झुक गई। उसका दिमाग तेजी से उन बातों को याद करने की कोशिश कर रहा था जो उपन्यास का कथानक। यह तो किताब में नहीं लिखा था, या फिर फैनफिक्शन लेखक ने कहानी में मसाला डाल दिया। ईवा ने आह भरी है, क्या मेरे यहाँ आने के बाद से सब कुछ वाकई एक ही रास्ते पर चल रहा है? उसने अपना सिर हिलाया। मुझे लगा कि कथानक के बारे में ज्यादा सोचना व्यर्थ है।
मुझे नहीं पता। ब्लेन, इस पत्र को लाने वाले व्यक्ति को बुलाओ। जूलियन ने निर्देश दिया कि उन्हें स्थिति के बारे में किसी ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए जो बाहर से आया हो। ईथन ने भौहें चढ़ाई, उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि कुछ और भी बुरा हुआ है, और यह केवल शुरुआत। उसे अपनी अंतरात्मा पर सबसे ज्यादा भरोसा था, इसी ने उसे इतने समय तक जीवित रखा था। एथन उसने शांति से चर्म पत्र को मोड़ दिया और धैर्यपूर्वक तब तक प्रतीक्षा की जब तक ग्लेन उस व्यक्ति को लेकर नहीं आया। ईवा ने खुद को ठीक किया और एक खाली सीट पर बैठ गई, इस उम्मीद में कि जो भी समस्या थी उसका समाधान हो जाएगा जल्दी से। कदमों की आहट सुनकर उन्होंने दरवाजे की ओर देखा, जो खुल गया। ग्लेन और एक महिला अंदर आई। महिला की नजर उन पर पड़ी और उसने अभिवादन में सिर हिलाया। शुभ दिन, लॉर्ड एथन, लॉर्ड जूलियन। उसने ईवा को भी विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर जवाब दिया। जूलियन ने सिर हिलाकर जवाब दिया। वहां क्या हो रहा है? उसने पूछा। महिला उसके सवाल से हैरान थी, लेकिन जब उसे याद आया कि यह हवेली एक जागीर के अंदर स्थित होने के कारण उसे लगा कि संभव है कि वे अभी भी अंधेरे में हो। रास्ते में मैंने लोगों को आत्महत्या करते देखा। कुछ ने धीरे से कहा कि वे मरने वाले हैं वैसे तो, जबकि अन्य लोग दावा कर रहे थे कि वे जनसंख्या कम करने में मदद कर रहे हैं, महिला ने कहा। उसने बताया। उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसे अपने सामने देखी गई भयावह घटनाओं की याद आ रही थी। यहां आने का रास्ता। ईवा और बाकी लोगों के चेहरे गंभीर हो गए, वे तुरंत समझ गए कि रहस्य क्या है। ब्रेथफोर्ड्स के रहस्य को जनता के सामने भयावह इरादे से उजागर किया गया था। कोई ऐसा क्यों करेगा? हम बचे हुए समय का आनंद ले सकते थे। ब्रेथफोर्ड्स में विस्फोट हो गया। वैज्ञानिकों के लिए अभी भी समाधान खोजने की उम्मीद हो सकती है, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो गया। हताश लोगों की भीड़ को रोकना असंभव है। अब जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। उन विचारों के मन में उमड़ आने पर ईवा ने आह भरी। हमें जाना होगा, एथन ने गंभीर स्वर में कहा, और वे सब सिर हिलाकर आगे बढ़ गए। उनके कमरे में कपड़े बदलने की जगह। ईवा ने अपने मन से उन जानवरों की स्थिति का जायजा लिया और उन्हें अपने ही स्थान पर आलस्य से बैठे हुए पाया। उनकी आरामदेह मुद्रा को देखकर उसने सिर हिलाया, अपनी जीन्स का बटन बंद किया और अपने कमरे से बाहर निकल गई। गलियारे में पहुंचकर वह उन्हें बाहर ले आई। जानवर अपने आप को देखकर भ्रमित हो गए थे। स्थान में अचानक परिवर्तन। उनमें से एक ने ईवा को खाली निगाहों से देखा, जो पहले से ही तैयार थी, जाने के लिए तैयार। चलो चलते हैं, तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, अब काम करने का समय है, ईवा ने कहा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वे अंडरस्टूड हर और नॉट, would they rub on her fox fur. She noticed it had grown quite a bit. She nodded with satisfaction and headed downstairs, the beast trailing behind her. लिविंग रूम में एथन और जूलियन पहले से ही इंतजार कर रहे थे और ईवा को देखते ही वे चले गए। वह हवेली। हमें अपने जानवरों को बस में बिठाकर ले जाना होगा, बस उनका भार नहीं संभाल पाएगी, एथन ने कहा। उसने अनिश्चित भावों के साथ बस को घूर कर देखा। ईवा को अपना स्थान दूसरों से गुप्त रखना पड़ा, अन्यथा वह उस राक्षस को वापस फेंक देती। अंदर गए और बस का इस्तेमाल किया। क्या मैं उस पर सवारी कर सकता हूं? जूलियन ने अपने विशालकाय सांप की ओर इशारा करते हुए पूछा। चाहे वह कितना भी बड़ा हो, वह उस पर बैठने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्या उसका सांप टेढ़ी मेढ़ी चाल चलेगा? एक अजीब सी छवि उसके दिमाग में कौंध गई और वह मैंने इसे भुला दिया। जब वह विचारों में डूबा हुआ था, तब ईथन ने ईवा को अपने भेड़िए के ऊपर बिठा रखा था और लोमड़ी उसके पीछे पीछे चल रही थी। उनके पीछे जूलियन ने मन ही मन बड़बड़ाया, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास अपने घोड़े पर सवार होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। एक भयानक जानवर था और उनके पास समय बर्बाद करने का समय नहीं था। वह महिला भय और ईर्ष्या के मिले जुले भाव से उनके जानवरों को घूर रही थी और सोच रही थी कि काश उसके पास भी ऐसा ही कोई जानवर होता, उसका अपना अंडा। लेकिन जिन लोगों ने ये परीक्षा दी थी, उनसे मिली अफवाहें स्पष्ट थी, ये बच्चों का खेल नहीं था। अगर आपने जल्दी से हार नहीं मानी तो यह आपकी जान ले सकता है। उसने तुरंत उस विचार को मन से निकाल दिया और उनके पीछे दौड़ पड़ा। जैसे ही भेड़िया तेजी से आगे बढ़ा, एथन ने ईवा की कमर के चारों ओर अपने हाथ लपेट लिए। उनके आसपास का दृश्य सिर्फ कुछ धुंधला सा था, लेकिन वे अपने आसपास की तबाही की झलक देख सकते थे। उनके पीछे चल रहे जूलियन ने लाशों और तोड़फोड़ की गई दुकानों पर एक नजर डाली और उसने माथे पर शिकन डाली। उसे लगा कि विनाश बहुत तेजी से हो रहा है। केवल 2 दिनों में ही शहर ऐसा हो गया था जैसे यह। कुछ राहगीरों ने एक सफेद धुंधली सी आकृति को तेजी से गुजरते हुए देखा। वे असमंजस में इधर उधर देखने लगे, लेकिन मुझे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। वे अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। उनका अगला लक्ष्य धनी लोगों के घर थे। हाल की सफलता के बाद उनकी भूख और बढ़ गई थी। उनके कुछ उद्देश्यों में शामिल थे बदल गए। अब वे अमीरों की गरिमा को कुचलने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे और उन्हें अपनी जान की भीख मांगते देखकर आनंद ले। उनके लिए मृत्यु अपरिहार्य थी और वे उस अराजकता का भरपूर आनंद लेना चाहते थे, उनके डूबने से पहले। ... 30 मिनट बाद एथन और बाकी लोग गिल्ड के सामने पहुंचे। जैसे ही वे अपने जानवरों के साथ अंदर आए, डीन को उनकी उपस्थिति का आभास हो गया और वह दूसरी मंजिल से तेजी से नीचे उतरा। मेरे पीछे आइए, महोदया। ग्रेस 27वीं मंजिल पर इंतजार कर रही है, डीन ने जल्दबाजी में कहा। लिफ्ट की ओर बढ़ रहे थे। क्योंकि वह जानवर का भार सहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उसे अकेले ही उठा लिया। ईवा ने सीढ़ियों की ओर देखते हुए मुंह बनाया। इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाती, जूलियन उसे उठाकर ले गया। वह उसके पशुवत शरीर के ऊपर थी। अब मेरी बारी है, तुम तो पहले ही एथन के जानवर पर सवारी कर चुके हो, जूलियन ने मुस्कुराते हुए कहा जैसे ही उसका सांप चलने लगा। हिलना डुलना। हैरानी की बात यह थी कि जब सांप उनके नीचे से रेंग रहा था तब भी सवारी स्थिर बनी रही। अपने जानवरों पर वापस चढ़ने से पहले एथन ने जूलियन को एक नजर देखी। लोमड़ी ने रूठकर एक आवाज निकाली। Sigh, it hadn't even gotten the chance to carry its master before someone else stole the job. वे कुछ ही सेकंड में सीढ़ियां चढ़ गए और डीन की लिफ्ट के आने का इंतजार करने लगे।
कुछ मिनट बीतने के बाद डीन लिफ्ट से बाहर निकला और उन्हें नीचे ले गया। एकांत गलियारे में जाकर मैं दोहरे स्टील के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। डीन ने दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक शांत आवाज आई, प्रवेश करना। डीन ने दोनों नॉब घुमाए और दरवाजे खोल दिए। ईवा उस जानवर से नीचे उतरी, उसकी उंगली उसकी ठंडी खालों पर हल्के से रगड़ रही थी। सांप उसने फुफकारा और जवाब में अपनी जीभ फड़फड़ाई। अंदर हरे बालों वाली एक महिला इंतजार कर रही थी। उन जानवरों ने ग्रेस का ध्यान आकर्षित किया और वह अपनी सीट से उठी और उनके पास चली गई। शुभ दिन, मैडम ग्रेस। एथन और जूलियन ने आदरपूर्वक अभिवादन किया और ईवा उनके पीछे पीछे आई। साथ में ग्रेस ने जवाब में गुनगुनाया। उसे इस बात का एहसास था कि सब उसे घूर रहे हैं और वह सावधानी से आगे बढ़ रही थी। जानवरों का निरीक्षण किया गया। जूलियन और एथन असमंजस भरे भावों के साथ ग्रेस और ईवा की ओर देखते रहे। क्या तुमने? ईवा पर नजर पड़ते ही ग्रेस के शब्द उसके गले में अटक गए। उसका दिमाग सुन्न हो गया, उसकी धड़कन रुक गई। अध्याय 89। क्या मैं डरावनी दिखती हूँ? उस महिला की तीखी निगाहों से ईवा असहज महसूस कर रही थी। उसने धीरे से अपना चेहरा रगड़ा। मुझे लगा कि वहां कुछ है। जब उसने देखा कि उस बुजुर्ग महिला की आंखें लाल हो गई हैं तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हेलो, ईवा ने झिझकते हुए फुसफुसाया और जूलियन के पीछे चली गई। उम्मीद कर रही थी कि वह महिला ध्यान भटक जाएगा। ईवा के शब्दों ने ग्रेस को वास्तविकता में वापस ला दिया। मुझे माफ करना, तुमने मुझे मेरी गुमशुदा बात याद दिला दी। बेटी प्यारी, तुम्हारे माता पिता कौन है? ग्रेस ने उम्मीद की एक किरण के साथ पूछा। महिला के सामान्य हो जाने से राहत महसूस करते हुए ईवा सोचने लगी कि क्या उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई बदलाव आया था। वह इतनी डर गई कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ईथन और जूलियन किनारे पर खड़े थे। वे उस शानदार प्रदर्शन को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। समानता खासकर इसलिए क्योंकि उनका उपनाम एक ही था। मुझे नहीं पता मेरे माता पिता कौन है, ईवा ने शांत भाव से जवाब दिया, लेकिन दूसरों को ऐसा लगा जैसे वह अपने दर्द को शांत मुखौटे के पीछे छिपा रही थी। ईथन और जूलियन दोनों ने अपने अपने तरीके से मौन सांत्वना दी। एक ने बालों को सहलाया, दूसरा उसकी पीठ सहला रहा था। ईवा ने यह बताने के लिए अपने होंठ खोले कि वह ठीक है, लेकिन उनकी चिंतित निगाहों को महसूस करते हुए वह उसने अपने शब्द वापस ले लिए। बुरी यादें ताजा करने के लिए मुझे खेद है, ग्रेस ने कहा। उसका दिल उसे बार बार कह रहा था कि ये उसका बच्चा, लेकिन उसे तर्कसंगत होना था और एक महत्वपूर्ण काम निपटाना था। इसलिए वह उसने अपनी भावनाओं को दबाकर सीधे मुख्य विषय पर बात शुरू की। आपके अपने पशुओं के साथ संबंध कैसा है और क्या उनके पास महाशक्तियां हैं? ग्रेस के पूरे व्यवहार में बदलाव आ गया। उनके पास भी वही शक्तियां हैं जो हमारे पास है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा भेड़िया मेरे दूसरे गुणों का उपयोग कर पाएगा या नहीं। शक्ति, ईथन ने उत्तर दिया। उसने अभी तक उस दृष्टिकोण से पूरी तरह से प्रयोग नहीं किया था और वह उसे यह जानने की उत्सुकता थी कि क्या उसका भेड़िया किसी दूसरे जानवर में बदल सकता है। हमारा रिश्ता कुछ हद तक नौकर मालिक जैसा है, जूलियन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। मान्यताएं, वह उनके बीच के बंधन को महसूस कर सकता था और उसने सांप के सिर को हल्के से सहलाया। ग्रेस ने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे उनकी शक्तियां दिखाओ, फिर हम परियोजना पर चर्चा करेंगे। ये है मानव जाति के लिए विकासवादी। उसका लहजा गंभीर था। उसे इस परियोजना को छिपाने में कोई फायदा नहीं दिख रहा था। उनकी वर्तमान स्थिति, ईथन और बाकी सबने एक दूसरे की तरफ देखा। वे उसके शब्दों के अपार महत्व को महसूस कर सकते थे। डीन राहत की सांस लेते हुए दरवाजे के पास खड़ा था। आखिरकार उसे लग रहा था कि कुछ तो सही हो रहा है। अव्यवस्था। उसने देखा कि जूलियन ने अपने जानवर को अपने साथ तालमेल बिठाने का आदेश दिया और वे दोनों कमरे के छोर पर टेलीपोर्ट हो गए। इसके बाद एथन की बारी थी। उसने अपनी उंगलियों को हिलाया और बर्फीले खंजर बन गए जो हवा में मंडराते रहे। भेड़िए ने जहां खड़ा था वहां बर्फ के नुकीले टुकड़े बना दिए। ग्रेस ने सिर हिलाया और अब ईवा की बारी थी। ईवा ने जूलियन और एथन को ईर्ष्या भरी निगाहों से देखा। उसकी शक्तियां तो कमाल की थीं, उसकी शक्तियां तो बस ठीक ठाक थीं। उसने लोमड़ी के सिर पर थपथपाते हुए उसे हौसला देने वाले शब्द फुसफुसाए। हमें अपनी ताकत से उन्हें प्रभावित करना होगा। लोमड़ी ने सिर हिलाया मानो वह उसकी बात समझ गई हो। शब्द, ईवा ने कमरे की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। हरी चमकती रोशनी उसके शरीर में समा गई, उसे शक्ति प्रदान करते हुए। उसके बगल में बैठी लोमड़ी हरे प्रकाश से ढकी हुई थी, जिससे एक जब उसकी दोनों पूंछें हवा में लहराई तो एक रहस्यमय आभा उत्पन्न हुई। ईवा की शक्तियों को देखते ही ग्रेस ने मेज के किनारे पर अपनी पकड़ और कस ली। कोई व्यक्ति मेरे छोटे रूप जैसा कैसे दिख सकता है, मेरे जैसी शक्तियां रख सकता है और फिर भी मुझे नहीं जानता? उसके माता पिता कौन है? ये सब महज संयोग नहीं हो सकता है ना? ग्रेस के दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे और उसकी भावनाएं तर्कसंगत होने या अपने दिल की बात मानने के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। पास ही खड़े डीन ने मेज पर धीरे से थपथपाया, जिससे वह अपने विचारों से बाहर आ गई। ग्रेस ने डीन की ओर मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जिससे पता चल रहा था कि उसकी चिंता में वह ठीक है। नजर, ठीक है, मुझे खुशी है कि आपके पास अपने जानवरों पर नियंत्रण है। बैठो, चलो बात करते हैं। ग्रेस ने इशारा किया उसके सामने कुर्सी। वे बैठ गए और पूरी तरह ध्यान से उसकी ओर देखने लगे और ग्रेस ने सभी बातों को समझाना शुरू किया। उन्हें परियोजना सौंपें। हम सूट बनाने में आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं। जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो कुछ चुने हुए लोग आगे जाएंगे सतह की जांच करने के लिए कि क्या वह सतह मनुष्यों के रहने योग्य है। ईथन और जूलियन बैठे थे। उसकी बातों से मैं स्तब्ध रह गया। सतह उनके लिए हमेशा से एक मिथक रही थी, प्राचीन काल की कहानियों से ज्यादा कुछ नहीं। किताबें, अब उन्हें बताया जा रहा था कि यह सब सच है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या वे ऐसा कर सकते थे? क्या वे सचमुच इसे स्वयं देखना चाहते हैं? केवल ईवा ही अजीब तरह से शांत रही। आखिरकार वह एक ज़ोंबी के रूप में सतह पर घूम चुकी थी। उसकी पुरानी दुनिया,
यह उसके लिए नया नहीं था, हालांकि ब्रेथफोर्ड में न मरने का विचार उसके लिए नया था। यह बदलाव सुखद रहा। सूट तैयार होने में हमारे पास 2 सप्ताह का समय है। क्या आप स्वयंसेवा करके अन्वेषण करना चाहेंगे? सतह पृथ्वी। ग्रेस के शब्द उनके दिमाग में गूंज रहे थे और एथन और जूलियन के दिल उबल रहे थे। वे एक नई चुनौती के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने जवाब देने में जल्दबाजी नहीं की। क्या हम इस पर निजी तौर पर चर्चा करने के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं? ईथन ने पूछा। ग्रेस ने शांत भाव से सिर हिलाया। प्रतिक्रिया। जब आप अपना निर्णय ले लें तो अगले कमरे में आ जाए। मुझे इंतजार रहेगा। ग्रेस उठी। डीन भी उसकी हरकतों की नकल कर रहा था। बाहर निकलते समय उसने ईवा को एक संक्षिप्त, लगभग स्पष्ट नजर। वाह, ईमानदारी से बताओ, क्या मैं डरावनी दिखती हूँ? मैं कुछ मैडम ग्रेस जैसी दिखती हूँ। ईवा ने सांस छोड़ी। जब वे अकेले हो गए तो उसके कंधों से तनाव कम हो गया। मुझे लगा कि आपने ध्यान नहीं दिया। मुझे तो लगभग लगा कि वो तुम्हारी माँ है। जूलियन ने उसे सहलाया। बालों को लेकर वह मजाक भरे लहजे में बोल रहा था, जबकि उसकी निगाहें संदेह से भरी थी। ईथन ने उसके चेहरे को गौर से देखा, फिर चुपचाप जूलियन की बात से सहमत होते हुए सिर हिलाया। ब्लेन का जांच से पता चला कि उसका पालन पोषण सिटी एफ के एक अनाथालय में हुआ था और वयस्क होने पर उसे वहां से छोड़ दिया गया था। कालकोठरी लुटेरे बनो। हालांकि उन्होंने उसे अपनी टीम के सदस्य के रूप में स्वीकार करने में लापरवाही बरती थी, इससे पहले कि वे उसकी जांच की, ईथन को अपने इस फैसले पर एक दिन भी पछतावा नहीं हुआ। क्या आपने कभी अपने परिवार को खोजने के बारे में सोचा है? ईथन ने धीरे से घुमाते हुए पूछा। उसके बालों की लट पर उसकी नजर टिकी हुई थी, उसकी निगाहें उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। नहीं, इस बारे में हम किसी और समय बात करेंगे। क्या आप दोनों सतह पर स्वयं सेवा करने के इच्छुक हैं? अन्वेषण। ईवा ने तुरंत विषय बदल दिया। उसे इस मूल शरीर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, अतीत और उसका अपना भी। जब एथन और जूलियन को उसमें कोई चोट या छिपा हुआ दर्द नहीं मिला तो उन्होंने राहत की सांस ली। अभिव्यक्ति। जूलियन ने उन दोनों की ओर से जवाब दिया, क्योंकि उसे पहले से ही यकीन था कि एथन क्या फैसला करेगा। हम जाना तो चाहते हैं, लेकिन रास्ता खतरनाक होगा। यदि आप ऐसा नहीं करने का निर्णय लेते हैं तो हम तैयार हैं पीछे रहना। आप क्या करना चाहते हैं? जूलियन की आवाज स्थिर और सच्ची थी। मैं जूलियन के साथ हूं, एथन ने बिना उस पर दबाव डाले धैर्यपूर्वक उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते हुए कहा। ईवा को उनके द्वारा दिखाई गई चिंता और उनकी राय जानने के लिए किए गए सम्मान से बहुत अच्छा लगा। मैं जा रहा हूं। जूलियन ने मुस्कुराते हुए उसके गालों को पकड़ा और खुशी से उसे जोर से चूमा। ईथन के होंठ उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। आगे की यात्रा के विचार से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। चलो उसे अपने फैसले के बारे में बता देते हैं, एथन ने अपनी सीट से उठते हुए कहा। बाकी सबने भी उसका अनुसरण किया। उसके पीछे पीछे ईवा ने अपने बिखरे हुए बालों को संवारते हुए जूलियन को घूरकर देखा। उनके पशु अपने विश्राम स्थलों से उठे और उनके पीछे पीछे चलने लगे। वे दरवाजे के सामने पहुंचे और ईवा ने दस्तक दी। दरवाजा अंदर से खोला गया था। उन्हें पहचानते हुए डीन ने उन्हें अंदर आने देने के लिए एक तरफ कदम बढ़ा दिया। अंदर उन्हें स्टोन का थका हुआ लेकिन गंभीर चेहरा दिखाई दिया, जो अनगिनत काले सूटों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। मेज पर फैला हुआ। अन्य वैज्ञानिक बिना ऊपर देखे ही काम करते रहे कि कौन अंदर आ रहा है। वे बहुत व्यस्त थे। समय के लिए ये 300 सूट हैं, अपनी तरह के पहले, और केवल उन्हीं लोगों के लिए जो जानवर रखते हैं। इन खर्चों को करने की अनुमति है, ग्रेस ने अपनी ठुड्डी से सूट की ओर इशारा करते हुए समझाया। चूंकि आप यहां हैं तो मुझे लगता है कि आप सतह पर जाने के लिए तैयार हैं, ग्रेस ने कहा। उनकी ओर मुड़ गए। हाँ, हम स्वयंसेवा कर रहे हैं, एथन ने जवाब दिया और बाकी सबने सिर हिलाकर सहमति जताई। अध्याय 90। अंततः वह मर गई। ग्रेस को उनके इस फैसले से राहत मिली। आप वापस जा सकते हैं, हम आपसे संपर्क करेंगे। सूट हैं, ग्रेस के शब्द एक तेज आवाज से बाधित हो गए। बूम। उनके नीचे की जमीन कांप उठी। ईवा को लगा जैसे इमारत गिरने ही वाली है और उसने मेज को कसकर पकड़ रखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ग्रेस लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की ओर दौड़ी। दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही एक और धमाके से इमारत हिल गई। कांच चकनाचूर हो गए और धमाके के बल से वे सब दूर जा गिरे। मैदान। अगर यह हमला जारी रहा तो मैं तरल पदार्थों को बचाना संभव नहीं होगा। स्टोन चिल्लाया जैसे ही वह उसने अपने शरीर से तरल पदार्थ को बचाने के लिए संघर्ष किया। वह केवल यही आशा कर सकता था कि तरल पदार्थ बिखरेंगे नहीं और प्रार्थना कर सकता था कि प्रयोगशाला इसके लिए जिम्मेदार हो। इन चीजों को बनाने पर भी हमला नहीं किया गया। मैं जाकर देखता हूं। जूलियन ने स्वेच्छा से भाग लिया, लेकिन एक और हमले ने उसकी योजना को बाधित कर दिया। इमारत हमले के बल से झुक गया। वे खुद को संभालने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके कानों में घंटियां बज रही थी। कमरा कांच की तरह घूम रहा था। नीचे से चीख पुकार और भयानक आवाजें सुनाई दी। ईथन ने ईवा को पकड़ रखा था और वह एक तरफ लुढ़क गया। तभी वहां एक बड़ा कांच का डिब्बा टूटकर बिखर गया। वे अभी एक क्षण पहले यहीं थे। जूलियन ने राहत की सांस लेते हुए अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया, फिर स्टोन को नीचे से बाहर निकाला। सूटों का ढेर। जब उनके नीचे की जमीन कांपना बंद हो गई तो ग्रेस ने दरवाजे के हैंडल का इस्तेमाल करके बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वह खड़ी हुई, दरवाजा खोला और कमरे में भूरे धुएं का एक तेज झोंका भर गया। खांसी। हमें यहां से निकलना होगा। सूट पैक करो। खांसी। ग्रेस ने आदेश दिया। उसके शब्द एक तेज खांसी से उसकी आवाज रुक गई। धुएं की गर्मी से उसकी आंखें जलने लगीं, फिर भी उसने कोशिश की। खिड़की से बाहर क्या हो रहा था, ये देखो। धुएं के बीच से उसने इमारत के बाहर धुंधली छोटी छोटी आकृतियां खड़ी देखी। वह इमारत की ऊंचाई के कारण और फिर अगले हिस्से के कारण स्पष्ट दृश्य नहीं मिल पा रहा था। पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और अलग तरह का हमला हुआ। धमाका। भूकंप के भीषण झटकों से राहगीरों पर असर पड़ा। वे बड़ी बड़ी आंखों से देखते रहे जैसे ही
वैज्ञानिकों का पूरा समूह अपनी आंखों के सामने ही जमीन पर गिर पड़ा। पूरे शहर में हर किसी ने अपने पैरों के नीचे कंपन महसूस किया और घना धुआं देखा, ऊपर लहराता हुआ। लियो और आरोन ने आकाश में धुआं उठता देखा और ग्रेस की आकृति उनकी आंखों के सामने से गुजर गई। उनके मन में आशा थी कि उनकी पत्नी मां सुरक्षित लौट आएंगी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वैज्ञानिकों ने अगर गिल्ड को बमबारी करके पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता तो वे पागल हो जाते। अपराधी उस चट्टानी ढाल के अंदर छिप गए जिसे उनके ही एक शक्ति उपयोगकर्ता ने बनाया था। चट्टान ढाल हटा दी गई और वे विनाश देखने के लिए बाहर आए। वे संतुष्ट थे जब उन्होंने देखा कि कुचली हुई चट्टानों में खून मिला हुआ है। आखिरकार वह मर गई। अब उसके लिए इस हमले से बचने का कोई रास्ता नहीं है, नेता ने मन ही मन सोचा। राहत उन लोगों के लिए जरा भी दया नहीं जिन्हें उसने ग्रेस को मारने के लिए मार डाला। उसने अपने आदमियों की ओर रुख किया। चलो चलते हैं, उन्होंने कहा और अपनी सफलता की रिपोर्ट देने के लिए तैयार थे। उन्होंने सिर हिलाया और बचे हुए बमों को उनके बक्सों में पैक करके बस में चढ़ गए और वे तबाही का मंजर पीछे छोड़ते हुए गाड़ी चलाकर चले गए। 1 घंटा बीतने के बाद वे एक द्वार के सामने रुके जब पहरेदारों ने उनके परिचितों को देखा। फेसेस दे डिड अ डबल चेक बिफोर लेटिंग देम थ्रू द एस्टेट। गाड़ी चलाते हुए वे आलीशान मकानों की कतारों से गुजरे और अंदर जाते हुए एक जगह पर पहुंचे। बिल्कुल अंत में सबसे बड़े महल के सामने एक पड़ाव। वे कार से उतरे और नेता और उसके आदमी इमारत में चले गए। अंदर कुछ पहरेदार एक तरफ खड़े थे जबकि 4 रईस घात लगाकर बैठे थे। नेता ने कमान संभाली और उन्होंने सफल मिशन की सूचना दी। क्या आपको यकीन है कि वह मर चुकी है? एक आदमी ने भय से भरी निगाहों से पूछा। उनकी सहमति मिलते ही वह राहत की सांस लेते हुए अपनी सीट पर वापस बैठ गया। बाकी तीनों की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन वे अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से छिपा सकते थे। उस महान नेता की आंखें चमक उठी। उसने अपने पहरेदारों को इशारा किया और साथ ही शांत भाव से बात की। उसने ग्रेस को मारने के लिए एक टीम भेजी थी। आपकी टीम को भरपूर इनाम मिलेगा। नेता ने यह सुना और उसकी आंखें लालच से चमक उठी। वो पहले से ही सोने और वह आज रात महिलाओं के साथ आनंद लेने वाला था, लेकिन उसकी खुशी क्षणिक थी। इससे पहले कि वह और उनकी टीम प्रतिक्रिया दे पाती, तभी उन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए गए। एक के माथे पर तीर लगा था और दूसरे के शरीर में खंजर से वार किया गया था। गला। नेता को सीने में गोली लगी। उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था और वह गिर पड़ा। जमीन निर्जीव है। अन्य 3 रईस चौंक कर उछल पड़े। कोई भी उस भयावह दृश्य को सहन नहीं कर सकता था और एक तरफ उल्टी कर दी। यह सब इतनी जल्दी हुआ और उन्हें समय पर सूचित नहीं किया गया। उनकी प्रश्नपरक निगाहों के बावजूद केवल मुखिया ही शांत रहा। हमें अपनी संलिप्तता के सारे सबूत मिटाने होंगे, वरना आप वाकई लियो के गुस्से का सामना करना चाहेंगे। उनकी बातें सुनकर वे पसीने से तरबतर हो गए। वे उस पागल को कैसे भूल सकते हैं? और लियो को रोकने वाला एकमात्र व्यक्ति मारा गया। उन्होंने मुखिया की ओर कृतज्ञता भरी निगाहों से देखा। चिंता मत करो, चाय पी लो, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। वहां अन्य कुलीन लोग भी हैं, वह इसका पता हम तक नहीं चलेगा, आप निश्चिंत रहें। आदमी ने आत्मविश्वास से कहा और साथ ही साथ पानी भरता रहा। अपने और बाकी लोगों के लिए चाय। उसने एक घूंट लिया। बाकी सबने अपनी चाय गटक ली। उनके हाथ अभी भी थोड़े कांप रहे थे। पहले सुरक्षाकर्मियों ने शीघ्रता और कुशलता से अपराध स्थल को खाली करा दिया। जब सभी ने अपनी चाय समाप्त कर ली तो मुखिया ने शांति से अपना कप नीचे रख दिया। उसने आह भरी। फिर उन्होंने उन 3 आदमियों की ओर रुख किया जिन पर अंततः जहर का असर हुआ। क्लैंग। उनमें से एक लड़खड़ाते हुए उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कुछ हुआ है। उसके शरीर में कुछ गड़बड़ी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पैर कमजोर पड़ गए, नाक और आंखों से खून निकलने लगा और तेज दर्द होने लगा। उसने अपनी छाती पकड़ ली। क्या देना, खांसी। एक अन्य व्यक्ति लड़खड़ाती आवाज में बोला। उसके होठों से काला खून बह रहा था। उसकी आंखें भी उसी अविश्वास से चौड़ी हो गई थी जो नेता ने दिखाया था। आखिरी आदमी जिसने घूंट भर लिया था, उसने थोड़ी देर पहले ही अपनी चाय पी ली थी। वह बोल भी नहीं पा रहा था। उसका शरीर खामोश असहनीय दर्द से तड़प रहा था। मेसन ने ठंडे भाव से उन्हें गार्ड के सामने गिरते हुए देखा। मुझे अधूरे कामों को निपटाना था और तुम भी इसमें शामिल थे। उनके हैरान चेहरों के बीच उसने शांत भाव से कहा। वे पश्चाताप से ग्रस्त थे। काश वे समय को पीछे मोड़कर चाय पीने से इनकार कर पाते, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने मेसन की शांत निगाहों के बीच अंतिम सांस ली। उनके शवों को साफ करो और इसका दोष उनके प्रतिद्वंद्वी सरदारों पर डाल दो, मेसन ने निर्देश दिया और उठ खड़ा हुआ। उसके पैरों से उसके होठों पर एक मुस्कान उभरी जो धीरे धीरे खिलखिलाती हंसी में बदल गई। आहा, आखिरकार वह ग्रेस को मारने में सफल हो गया। इतने सालों बाद उसने चुरा लिया। प्रशासनिक प्रमुख का पद उनसे छीन लिया गया है, अब यह उनका है। अब उसके पास शहर को साफ करने से पहले अगले सप्ताह तक इंतजार करने का ही विकल्प था। लेकिन एक पीड़ामृत वैज्ञानिकों और नष्ट हो चुके भवनों को याद करते हुए उनके चेहरे पर भावभंगिमाएं प्रकट हुई। इमारत। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी नुकसान उठाना पड़ेगा, वह पहले से ही बुदबुदाते हुए बोला और अपनी जगह पर बैठ गया। उनकी नजर अन्य शहरों के वैज्ञानिक संघ पर थी। अपनी जीत को लेकर आश्वस्त होकर उसने ग्रेस की जीत का जश्न मनाने के लिए शराब की एक बोतल निकाली। मौत।